हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। आज दोस्तों आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे विजन आईएएस पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें हम लोग अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। फिर उसके बाद मैंने कल 4th लेक्चर दोबारा शुरू किया, क्योंकि बीच में पेपर रुक गए थे या क्लासेस की रुक गई थी। और आज हम उसकी कंप्लीटली 5 लेक्चर नंबर कर रहे हैं, जो कि पीटी 365 साइंस कंप्लीट हो जाएगी, जिसके साथ आपको पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है और साइंस भी आज कंप्लीट हो जाएगी। और कल से आपको एनवायरनमेंट की लगातार 4-5 क्लासेस मिल जाएंगी 4 दिन में, जिसके बाद एनवायरनमेंट का भी पीटी 365 कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइम पे आप जितना भी करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे, उतना ही करंट अफेयर्स आपके दिमाग में बैठा रहेगा और यूपीएससी वहीं से प्रश्न पूछती है। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि सर जनवरी 2024 से लेकर जो मार्च 2024 तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स आया है विजन आईएएस का, उसको कब कराएंगे? तो उसको ऑलरेडी मैंने 7 लेक्चर में कंप्लीट करा दिया। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, विजन आईएएस पीटी 365 के नाम से। वहां पर ये भी क्लास मिलेंगी और वहां पर वो भी क्लास मिलेगी 1 2 3 4 5 6। उस पर लिखा हुआ है कि जनवरी से मार्च 2024 तक का। तो सारी करंट अफेयर्स में करा रहा हूं, बस आपको रिवीजन करना है, जिससे आपका मैक्सिमम स्कोर सही हो सकेगा। और हिंदी माध्यम में इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया आपको कहीं भी विजन आईएएस की डीप एनालिसिस नहीं मिलेगी, डिटेल एनालिसिस कहीं भी नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ मैं आप इस तरीके की हैंड रिटन, मतलब कि जो अंडरलाइन की जाती है, हाईलाइट पीडीएफ होती है, वो भी प्रोवाइड करा देता हूं, जिससे आप लोग कम समय में रिवाइज भी कर पाओ। जैसे अपने आप भी अगर पढ़ना चाहो पीडीएफ से क्विक रिवीजन के तौर पे, तो आप पूरी की पूरी पीडीएफ को केवल 2 दिन में आप पढ़ जाओगे एक सब्जेक्ट की। और वो भी कैसे? आप जैसे इस पॉइंट पे देखो, अगर एएमआर की मैं बात कर रहा हूँ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो आपको केवल अंडरलाइन वाली चीजें पढ़नी है, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा, क्लासेस को देखा होगा। तो इसी कड़ी में आज हम चलते हैं आखिरी सेगमेंट पे, जिसके बाद आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। और आज हमको पढ़ना है अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में। यहां से हम बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से शुरू करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि अभी भी आपके पास 20 दिन का प्रॉपर समय है, जहां से आप पूरी करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो विजन आईएएस मैगजीन को। और हिंदी माध्यम में कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है, बस यहीं आपको बेहतर तरीके से कंटेंट मिल जाएगा। साथ में मैंने कल टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था कि अगर 100 से अधिक एस्पिरेंट डिमांड करेंगे तो मैं स्कीम जो आई हुई है ना विजन आईएएस के द्वारा, जो पूरे 1 साल की स्कीम्स आई हुई है भारत सरकार के द्वारा, जो संचालित हो रही है या अलग अलग विभागों से, तो उनको मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा। लेकिन अभी तक उस पर शायद 40+ एस्पिरेंट की डिमांड आ पाई है। अगर 100+ डिमांड आएगी तभी मैं करूंगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करो और वहां पर उस मैसेज को रिएक्ट करो, कि ताकि आपका पता चले कि आपको पढ़ना है या नहीं। फिर मैं अपना समय दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर पहला यूनिट है आपका, यानी कि पहला टॉपिक आपका क्या डिस्कस करना है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अर्थात आप यहाँ शब्द से ही समझ सकते हैं, शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है, वर्ड से, कि बैटरी की जो एनर्जी है ना, उसको स्टोर करने के लिए एक सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। अर्थात बैटरी ऊर्जा को भंडारण प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा। इसके लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग इन शॉर्ट सेकी बोलते हैं, SECI, सेकी ने छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया। कहां पर लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ में। क्या लॉन्च किया गया? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और कौन सी संस्था ने शुरू किया? तो आप कह सकते हो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब सोलर एनर्जी वर्ड ही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित ये संस्थान है। तो जब ये रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित है तो BESS, इसका मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा का भंडारण करेगा। अर्थात कि सोलर एनर्जी को स्टोर करेगा अपने पास और एनर्जी का भंडारण करेगा। और यह जो सेकी है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, क्योंकि इसके वर्ड में ही सोलर वर्ड आ रहा है। सोलर एनर्जी का मतलब है नवीकरणीय ऊर्जा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको हम कई माध्यम से स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी स्टोरेज। अभी हम बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी स्टोरेज को हम एक तो यांत्रिक तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए हम पंप्ड हाइड्रो लगा सकते हैं, फ्लाई व्हील यानी कि टरबाइन चला सकते हैं, कंप्रेस्ड एयर कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक के तौर पे, यानी रसायन को कैसे आप करोगे? जैसे द्वितीयक बैटरी सेल होते हैं जो आपके घड़ी में पड़ते हैं या टॉर्च में पड़ते हैं। ये सेल क्या होते हैं? एक बार खत्म हो जाते हैं तो फिर उसको रीयूज नहीं कर सकते हो आप। इसमें ब्लैक कलर का कोयला या कार्बन जैसे घटक पाए जाते हैं, ग्रेफाइट वगैरह। वहीं द्वितीयक बैटरी जो लेड एसिड होती है, जो आपके घरों में इस प्रकार की बैटरी होती है, तो इसमें भी आप देखोगे लेड एसिड होता है। और इस प्रकार की भी कुछ द्वितीयक बैटरी होती है, और फ्लो बैटरी हो गई। फिर साथ में अगर आप विद्युतीय देखोगे तो डबल लेयर कैपेसिटर होते हैं, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज होते हैं। और रासायनिक में आप हाइड्रोजन यानी फ्यूल सेल को देख सकते हो, फ्यूल सेल, और सेंसिबल हीट स्टोरेज होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार होते हैं जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को स्टोरेज कर पाते हो। लेकिन बात करेंगे बैटरी ऊर्जा भंडारण के बारे में,
इसको देखोगे तो यह एक प्रकार की विद्युत रासायनिक भंडारण प्रणाली है। कैसी? विद्युत रासायनिक भंडारण, क्योंकि बैटरी में कहीं ना कोई ऐसी प्लेट होगी जो रसायन से निर्मित होगी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को रासायनिक रूप में हम स्टोर कर पाएंगे। इसके तहत बिजली को भंडारित करने के लिए अलग अलग विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, और जो कि हमने अभी ऊपर डायग्राम में देख लिया। तो कौन कौन से पैटर्न थे अभी मैंने आपको दिखाया कि यांत्रिक तरीके से या फिर रासायनिक तरीके से या विद्युत रासायनिक तरीके से आप अलग अलग तरीके से स्टोर कर पाओगे। इसमें अगर हम बात करें बैटरी एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो स्टैंडर्ड यानी कि नॉन फ्लो बैटरियां और फ्लो बैटरियां, दो प्रकार की बैटरियां इसमें यूज की जाती हैं। अगर हम नॉन फ्लो की बात करें स्टैंडर्ड, तो ये इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई प्लेटें अर्थात इलेक्ट्रोड के युग्म होते हैं, और इन दोनों प्लेटों को अलग करने के लिए इनके बीच में कुचालक सामग्री भी स्थापित की जाती है। आपके घरों में जो बैटरी होती है वो सामान्यतः यही होती है। आप देखोगे कि अगर मान लो एक बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी में एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट होती हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, एक कुचालक सामग्री होती है। अदरवाइज अगर ये प्लेट आपस में अटैच रहेंगी या चिपकी हुई रहेंगी तो ये शॉर्ट कर जाएंगी। तो ये घरों में आपके होती है, और आप इसमें क्या करते हो, एसिड रेन डालते हो या फिर बैटरी का पानी डालते हो जब आपका इन्वर्टर वगैरह चार्ज होता है, तो इससे संबंधित होता है यहाँ पे। तो इसमें कुचालक होता है। इसके लिए आप लेड एसिड बैटरी का भी प्रयोग कर सकते हो, जो हमारे घरों में सामान्यतः प्रयोग होती है इन्वर्टर के साथ। निकल कैडमियम वाली, लिथियम आयन की या सोडियम सल्फर की, ये चार अलग अलग प्रकार की बैटरी होती है जो स्टैंडर्ड या नॉन फ्लो बैटरी कहलाती है। वहीं अगर हम फ्लो बैटरी में देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के टैंक और मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, जो कि रेडॉक्स फ्लो हो गया और हाइब्रिड फ्लो हो गया। ये दो अलग अलग प्रकार की है। तो आपको जो मेजर पार्ट समझना था वो चीजें आपने समझ ली कि कौन सा संस्था इसको लगा रहा है, कहाँ लगाया गया, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है और कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने यह भी देख लिया कि जो बैटरी के प्रकार होते हैं उसमें नॉन फ्लो बैटरियां कौन सी होती हैं और फ्लो बैटरियां कौन सी होती हैं। अब यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपके घरों में इन्वर्टर के साथ जो अटैच बैटरियां होती हैं वो नॉन फ्लो बैटरियां होती हैं, उनमें किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग किया जा सकता है। तो लेड एसिड, निकल कैडमियम, लिथियम आयन और सल्फर, सोडियम सल्फर, तो ये चार प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं स्टेटमेंट। अगला पॉइंट हमारा चलेगा लिथियम आयन बैटरी की तरफ से हम चलेंगे। अब ये जो लिथियम आयन बैटरी की बात करें, या इन शॉर्ट अगर इसको क्या कहा जाता है, इन शॉर्ट इसको लियॉन बैटरी भी कहते हैं, ली आयन बैटरी भी। आप देखोगे जब आपके पास पहले छोटे छोटे मोबाइल हुआ करते थे, जिसको हम लोग जो है कि कीपैड वाला मोबाइल कहते हैं, तो उसमें जब बैटरी पीछे निकाल कर देखते थे, नोकिया के मोबाइल में, सैमसंग के मोबाइल में या मोटरोला के मोबाइल में, तो उसमें लिखा होता था लियॉन बैटरी अर्थात LiION बैटरी। क्या थी वो लिथियम बैटरी थी। इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये रिचार्जेबल है, अर्थात एक बार अगर आपकी बैटरी डाउन होती है तो आप बैटरी नहीं फेंकते, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चार्जर लगा के उसे चार्ज करते हो, ये दोबारा चार्ज होने की क्षमता रखती है। जबकि घड़ी के सेल और टॉर्च के सेल ये दोबारा चार्ज नहीं होते, इनमें जो कार्बन होता है, इनमें जो केमिकल होता है, वो एक बार डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, 6 महीने साल भर चलने के बाद फिर उसका यूज नहीं कर सकते। तो लिथियम आयन के बारे में आपको समझना, लिथियम आयन की जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल बैटरी होती है, और डिस्चार्ज होने पर इसके जो लिथियम आयन होते हैं वो जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं, और जब दोबारा आप इसे चार्ज करते हो तो ये दोबारा धनात्मक इलेक्ट्रोड से किधर जाती है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाती है। कहने का मतलब हो गया रिचार्जेबल कैसे होगी, तो मैंने एग्जांपल बता दिया, जो मोबाइल वगैरह में होते हैं, लैपटॉप में होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं, टैबलेट में होते हैं, अगर ये डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो हम बैटरी निकाल के फेंकते नहीं हैं, जब तक वो पूरी अपनी जो उसकी क्षमता उसका दोहन न कर लिया जाए। 2 साल 3 साल तक आप आराम से इसे रिचार्ज करते रहते हो, टैबलेट को चार्जर से, मोबाइल को चार्जर से अपना चार्ज करते हो। लेकिन इसमें खास बात है कि जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इसका जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है वो धनात्मक की ओर जाता है, और जब दोबारा चार्ज करते हो तो ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर आ जाता है। इसमें कई प्रकार का उपयोग हो सकता है, जैसे लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड की जो बैटरी होती है सामान्यतः पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होती है, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया आपका पोर्टेबल ही तो है, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर आपका पोर्टेबल नहीं है तो उसमें इसका प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाएगा, और आपकी स्मार्ट वॉच हो गई उसमें भी यूज होता है। वहीं लिथियम की जो मैग्नीज ऑक्साइड होती है ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल में यूज होती है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं, जैसे आप ई रिक्शा को देख सकते हो, 4 व्हीलर को देख सकते हो, ऑटो को देख सकते हो, साइकिल को देख सकते हो, मोटरसाइकिल को, ये सारे जो भी ऑटोमेटिक आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो ऑटोमोबाइल है उसमें इसका प्रयोग होता है मैग्नीज वाले का। लिथियम आयरन फास्फेट, और वहीं पे गुडनाइफ ने कोबाल्ट ऑक्साइड के कैथोड से लिथियम बैटरी का विकास किया, और कैथोड ने पहले की बैटरियों की तुलना में अधिक वोल्टेज प्रदान किया। गुडनाइफ, ये कौन थे गुडनाइफ, ये आपके नोबेल प्राइज विजेता भी है, नोबेल लॉरिएट भी है। तो इन्होंने भी कोबाल्ट ऑक्साइड से क्या किया, कैथोड से लिथियम का निर्माण कर दिया, लिथियम बैटरी का, जो कि पहले से काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और लिथियम आयन जो बैटरी है ये इलेक्ट्रोलाइट के सामान्य रूप से ईथर का उपयोग करते हैं और कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे आपने लिथियम आयन बैटरी के बारे में कुछ जाना, इसके लाभ क्या होते हैं।
लाभ अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात इसका वजन कम है, इसलिए आप लैपटॉप में देख लो, मोबाइल में देख लो, कंप्यूटर में देख लो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में देख लो, बहुत ही कम इनका वेट होता है और इनमें ऊर्जा घनत्व तो ज़्यादा है, या अर्थात ये कम जगह में भी एनर्जी बहुत रखते हैं। मैं कहता हूँ कि आपके मोबाइल में इतनी बड़ी बैटरी होती है कि नहीं होती है? आपके लैपटॉप में एक ऐसी छोटी सी बैटरी होती है, पीछे लगी रहती है इतनी सी, और इसमें इतनी बड़ी ताकत होती है, ऊर्जा घनत्व, तो ये बहुत ज़्यादा समय तक काम कर सकती है। सामान्यतः अगर हम बात करें कि जो लेड एसिड बैटरी में केवल 400 से 500 चार्ज साइकिल होते हैं, जबकि लिथियम वाले में 5000 या इससे अधिक। अब ये लेड एसिड वाली बैटरी कौन सी है? जो अभी हमने बात की ऊपर बैटरी वाले में, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ क्योंकि वो आपकी स्टैंडर्ड या नॉन फ्लो बैटरी थी, जो आपकी लेड एसिड बैटरी थी, लेकिन अगर आप लिथियम के आधार पर देखोगे तो 5000 या इससे अधिक चार्ज साइकिल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लिथियम आयन बैटरी को 5000 बार पूरी तरह चार्ज कर सकते हो। और आप अगर कॉमनली अगर आप देखोगे कॉमन तरीके से, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप एक नोटिस करो कि आपका जो मोबाइल है लगभग 4 इयर्स के बाद कंप्लीटली खराब होने लगता है, 4 साल के बाद लगभग खराब होने लगता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि अगर आप 365 दिन में प्रत्येक दिन अगर एक बार चार्ज कर रहे हो, तो अगर आप 365 की गुणा 4 बार करोगे तो लगभग 1460 बार आप उसे चार्ज कर चुके हो। 1460 बार आप उसे चार्ज कर चुके हो, इसलिए धीरे धीरे अब उसकी क्षमता खत्म हो रही है, अर्थात अब वो मोबाइल खराब हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे आप सैमसंग के मोबाइल देख लो, नोकिया के मोबाइल देख लो, तो वो आपके कम से कम 7 साल तक चलते हैं। 7 साल का मतलब हो गया 365 की गुणा अगर आप 7 से करोगे तो लगभग जो है कि 2500 के आसपास चलेगा, यानी 2500 बार आप चार्ज कर सकते हो उसे। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। वहीं इसमें एक और खासियत है कि इसकी तुलनात्मक रूप से कम रखरखाव की जरूरत पड़ती है, एक बार जिस गैजेट में पड़ गई वहीं पड़ी हुई है, और सेल्फ डिस्चार्ज की इसकी दर भी कम होती है। आप देखोगे आपका मोबाइल जो है कि अपने आप डिस्चार्ज बहुत कम होते हैं। अगर आप उसे स्टैंड बाई मोड पे लगा दो या नॉर्मल भी रख दो तो आपके 2 दिन चलेंगे, लेकिन आप उसमें यूट्यूब भी चलाओगे, रील्स भी देखोगे, गेम भी खेलोगे, कॉलिंग भी करोगे, वीडियो कॉलिंग भी करोगे, बहुत सारे काम करते हो, इसलिए वो जल्दी डिस्चार्ज होता है। लेकिन सेल्फ डिस्चार्ज की इसकी क्षमता कम होती है, धीरे धीरे कम होती है। और मेमोरी इफेक्ट की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती इसमें। मेमोरी इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप बार बार आंशिक डिस्चार्ज होने पर या चार्ज होने के कारण बैटरी अपनी कम क्षमता को मेमोरी में डाल लेती है, तो इसे कहते हैं बैटरी की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन इसमें नहीं होता है। कई बार आप देखोगे कई लोग ऐसे क्या करते हैं कि 100% बैटरी चार्ज हो गई मोबाइल की, और जैसी उनकी 70% बैटरी हो जाती है वो तुरंत दोबारा चार्ज में लगा देते हैं और फिर वो 100% कर लेते हैं। फिर पता चलता है उनकी 65% रह गई, वो फिर दोबारा चार्ज में लगाते हैं, 100% फिर कर लेते हैं। कुछ लोगों को खुजली होती है, वो इस बैटरी को कम से कम 10% या 15% पे आने ही नहीं देते कभी। तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैटरी खराब होगी, क्योंकि ये मेमोरी इफेक्ट उत्पन्न नहीं करती है कि बड़ी बची हुई क्षमता को अपने मेमोरी में डाल ले, ऐसा नहीं है। ये पूरा कंज्यूम करेगी, आप कितनी बार भी चार्ज करो, आंशिक डिस्चार्ज कुछ भी करो, कोई नुकसान नहीं है। लिथियम आयन बैटरी का एक नुकसान भी है, क्या है? इसकी कीमत अधिक है, इसीलिए लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब की कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बैटरी की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ ये उपयोग के दौरान शीघ्र गर्म होती है, इसीलिए आप देखोगे कई बार आपके मोबाइल या लैपटॉप क्या होते हैं, हीट पकड़ने लगते हैं, हीट होने लगते हैं, और आप देखते हो यूट्यूब पे ढूंढते हो कि मेरा मोबाइल क्यों हीट हो रहा है। तो उसके पीछे लिथियम आयन बैटरी का भी होता है कि जब भी आप इसे उपयोग करोगे, यूज करोगे, मोबाइल चलाओगे या लैपटॉप चलाओगे, कंप्यूटर चलाओगे या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाओगे, तो ये सब गर्म होने लगते हैं और रखे रखे इनको कोई आवश्यक नहीं होती है। तो ये आपने समझ लिया लिथियम आयन बैटरी के बारे में। वहीं 2-3 बैटरियां और इंपॉर्टेंट है, जैसे एडवांस केमिस्ट्री सेल की बात करेंगे। एडवांस केमिस्ट्री सेल क्या है? भारी उद्योग मंत्रालय ने नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री अर्थात ACC बैटरी स्टोरेज पर PLI योजना के तहत ACC विनिर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित करने की घोषणा की। ये PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, अर्थात की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उन्हें कुछ सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक उत्पादन करो। सप्लाई अधिक रहेगी तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा और डिमांड को पर्याप्त मात्रा में हम पूरा कर पाएंगे, जिसकी वजह से महंगाई नहीं बढ़ेगी। ये एक तरीके से एडवांस लेवल की भंडारण प्रौद्योगिकियों की एक तकनीक है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोरेज कर लेती है। नेक्स्ट आप देखोगे बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर। ये गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग गर्मी भी कह सकते हैं, जर्मी भी कह सकते हैं, इन्होंने पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर का विकसित कर लिया, जो कि एक पतली, हल्की और बायोडिग्रेडेबल भी होती है, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइसेस होती है। फिर आगे एक और बैटरी देखेंगे, सोडियम आयन बैटरी। सोडियम आयन बैटरी क्या होती है दोस्तों? SIB जिसको कहते हैं, सोडियम आयन बैटरी। SIB विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने और उसे मुक्त करने के लिए आवेश वाहक के रूप में सोडियम आयनों का प्रयोग करती है। अर्थात कि जब भी इसे विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना है या उसे रिलीज करना है तो उसके लिए ये सोडियम आयन का प्रयोग करती है। लिथियम आयन बैटरी कि एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है कि अगर लिथियम आयन बैटरी बहुत महंगी है या जो है कि काफ़ी कॉस्टली पड़ती है
काम करते समय ये हीट हो जाती है, तो क्यों ना हम इसकी जगह सोडियम आयन बैटरी को कर लें। भाई एक ही चीज़ तो है, आप यहाँ पे देखो कि लिथियम को भी आयन के साथ ही तो काम कर रहे हो, तो अगर हम लिथियम की जगह सोडियम का प्रयोग कर लें, सोडियम आयन की बात कर लें, तो शायद ये ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि इसकी लागत भी कम होती है और सोडियम संसाधनों की प्राकृतिक में प्रचुरता भी बहुत है। अभी लिथियम के भंडार हमारे भारत में बहुत कम है। मैंने आपको जो जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर्स है उसमें पढ़ाया भी था कि भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम के खनन और माइनिंग के लिए जो एक समझौता किया, जबकि पूरे विश्व में बोलीविया सबसे अधिक भंडार रखता है लिथियम का, और वहीं पे अर्जेंटीना भी है, चिली भी है, जो कि क्या बनाते हैं, लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। और भारत दुनिया का 5वां देश है जिसके पास लिथियम के भंडार है, लेकिन फिर भी भारत अभी पूरी तरीके से 100% लिथियम का आयात कर रहा है। अगर हम लिथियम की जगह सोडियम का प्रयोग करें तो हमारे भारत में भी सोडियम की इसकी प्रचुर मात्रा है, जिसकी वजह से लागत कम होगी, चीज़ें सस्ती मिलेंगी। इसीलिए हम सोडियम आयन बैटरी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि इसका महत्व है कि ताप सहनशीलता व्यापक है, यानी इसको अगर गर्मी के समय भी यूज करोगे ना तो भी ये तापमान को अच्छे से सहन कर पाएगी। शून्य वोल्टेज की स्थिति पर भी ये संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है, और इसका ऊर्जा घनत्व और फास्ट चार्जिंग का टिकाऊपन सामान्य तौर पर लिथियम आयन बैटरी से बेहतर होता है। LIB का मतलब लिथियम आयन बैटरी। आप सोचो लिथियम आयन का ऊर्जा घनत्व हालांकि अच्छा है, लेकिन इसका उससे भी बेहतर है और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं ये लिथियम आयन को रिप्लेस कर सकती है। अब यूपीएससी प्रश्न पूछेगा सोडियम आयन बैटरी और लिथियम आयन बैटरी में डिफरेंसेस, तो आपको ये जो 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा दोस्तों कि वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर पढ़ाने के साथ आपको समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, कम से कम इंपॉर्टेंट ये है कि विजन आईएएस जैसे जो टफ सब्जेक्ट मतलब कि कठिन शब्दों का प्रयोग करता है और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत चुनौती होती है उन शब्दों को समझना और उनकी कनेक्टिविटी करना। तो अगर मैं थोड़ी भी मदद कर पा रहा हूँ आपको तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार शेयर कर देना, इस वीडियो को भी और चैनल को भी शेयर कर देना। बस हमारे लिए यही एक मोटिवेशन और एक यही रिवॉर्ड होता है जिसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे होते हैं। सोचिए 16 जून को पेपर है, पेपर की तैयारी मैंने भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी फॉर्म भरा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स तैयार कर रहा हूँ कि ताकि समय रहते आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकें। अगर नहीं पढ़ पाओगे तो फिर बड़ा जो है कि दिक्कत होगा, इसलिए आप पूरी कोशिश क्या करिए कि वीडियो को लाइक भी क्या करिए। अब यहाँ पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो थे ये मुझे कुछ खास नहीं लगा, आप पढ़ना होगा पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने छोड़ दिया है। अगला टॉपिक है नेट एनर्जी गेन। नेट एनर्जी गेन एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी प्रश्न पूछ सकती है कि किसे कहते हैं नेट एनर्जी गेन। सिंपल सी बात है, आपने जितनी एनर्जी का प्रोड्यूस किया या उसका यूज किया, इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा नेट एनर्जी क्या होता है, गेन। देखिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अभी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दूसरी बार नेट एनर्जी गेन को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। नाभिकीय संलयन सबसे पहले आपको समझना चाहिए, नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो हल्के परमाणु नाभिक जब आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आप देखोगे सोलर एनर्जी वो कैसे है, नाभिकीय संलयन पर ही तो है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो अणु आपस में मिलते हैं, यानी दो नाभिक आपस में मिल गए और इन्होंने एक हीलियम बना दिया, एक बड़ा नाभिक, और साथ में बहुत अधिक मात्रा में एटीपी अर्थात एनर्जी को प्रोड्यूस किया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एनर्जी प्रोड्यूस किया। तो ये सोलर एनर्जी भी किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। और संलयन अभिक्रिया पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में होती है, जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है, और प्लाज्मा गर्म और आवेशित गैस होती है जो कि किसी भी घटक की या किसी भी परमाणु की चौथी अवस्था होती है। जैसे सामान्यतः वस्तुएं कैसी हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है जो कि गर्म भी होती है और गैस भी होती है, एक साथ दोनों कंडीशन होती है। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक ठोस अवस्था हो गई, एक हो गई द्रव अवस्था, एक हो गई आपकी गैस अवस्था, लेकिन प्लाज्मा क्या है कि द्रव और गैस दोनों को एक ही साथ प्रेजेंट करती है, यानी कि द्रव प्लस गैस ये एक ही साथ जो है कि दिखाती है, तो गर्म भी है और गैस भी है। इसके बाद जो धनात्मक आयनों तथा मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। अब यहाँ पे संलयन अभिक्रिया में दो धनात्मक नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं। अगर आप पॉजिटिव नाभिकों को लेके चलोगे तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं और दोनों नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं। इस विशेष घटना को हम कूलम्ब बैरियर भी कहते हैं। अर्थात यहाँ पे समझना है कि एक तो जो है कि अगर धनात्मक नाभिक होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पे कभी कभी क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और इस घटना को हम कूलम्ब बैरियर भी कह देते हैं। अब जैसे यहाँ पे समझ लो कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो नाभिक आपस में मिले एक बड़ा नाभिक बना दिया, और विखंडन में क्या होता है, एक बड़े नाभिक पे एक छोटे से नाभिक से परमाणु से अटैक कराया जाता है और इसके बाद दो बड़े बड़े नाभिक बन जाते हैं, दो बड़े बड़े नाभिक बन जाते हैं, छोटे छोटे नाभिक कह दो, इसी को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम परमाणु संलयन का महत्व क्या है, कि भाई परमाणु संलयन का क्या महत्व है।
तो यहाँ पर आप देखो कि विद्युत का स्वच्छ और सुरक्षित स्रोत है। यह कोई भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं करता अगर हम परमाणु संलयन के आधार पर काम करेंगे। अभी हमारे यहाँ जो भी भट्टियां चलती है वो सामान्यतः परमाणु विखंडन पर चलती हैं, अर्थात उसमें हम यूरेनियम 235, 238 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं और उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं। न्यूट्रॉन की बमबारी कराने से वो जो यूरेनियम है वो कई सारे घटकों में टूटता है और बहुत सारे न्यूट्रॉन जो है कि पैदा करता है। इसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। लेकिन अगर हम परमाणु विखंडन की जगह परमाणु संलयन पर काम करें तो 1 किलोग्राम संलयन ईंधन जितना पैदा करेगा ना, उतना 10 मिलियन किलोग्राम जीवाश्म ईंधन भी ऊर्जा पैदा कर सकेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका रेशियो देखो कितना अच्छा है कि हम केवल और केवल अगर 1 किलोग्राम संलयन ईंधन करते हैं तो वो जितना ऊर्जा पैदा कर देगा ना, उतना तो 10 मिलियन किलोग्राम जीवाश्म ईंधन लगाओगे तब जाके मिलेगा। अब संलयन के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भाई हमारे यहाँ अगर H2O है, पूरे पृथ्वी पर लगभग 71% जल है और इस 71% में भी लगभग 99% कहाँ पर है? महासागरों में। तो इसका मतलब है कि इस जल में हाइड्रोजन है कि नहीं? तो प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ। और वहीं विखंडन अभिक्रिया के लिए जो कच्चा माल होता है वो यूरेनियम होता है, जो कि एक सीमित मात्रा में होता है। अमेरिका में उच्च क्वालिटी का यूरेनियम पाया जाता है, भारत में तो बिल्कुल ही कम पाया जाता है, थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में, थोड़ा बहुत ललितपुर में। मतलब भारत में तो यूरेनियम है ही नहीं एक तरीके से। तो ऐसे में संलयन ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया मानी जाएगी, विखंडन कम मानी जाएगी। अब ये तो सब सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर नेट एनर्जी गेन तो बता दो, जो टॉपिक शुरू किया आपने। तो मामला ये था कि नाभिकीय संलयन से जब वाणिज्यिक ऊर्जा उत्पन्न की गई हमारे द्वारा, कमर्शियल द्वारा, तो इसके लिए नेट एनर्जी गेन होना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम कमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे नाभिकीय संलयन से तो हमें नेट एनर्जी गेन प्राप्त करना होगा। इसका मतलब है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा की खपत होती है उससे कहीं ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ेगी आपको। एग्जाम्पल के तौर मान लेते हैं कि हमने नाभिकीय संलयन जो है कि क्रिया, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन के अणु हमने मिलाए और यहाँ पे हीलियम प्लस आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अब बात ये है कि मान लेते हैं इन दोनों प्रक्रियाओं को नाभिक के तौर पे संलयन हम करेंगे, किसी परमाणु भट्टी में तो करेंगे, तो इसको जारी रखने के लिए, इसको चालू रखने के लिए मान लेते हैं कि हमको 100 किलोग्राम मतलब कि 100% मान लेते हैं, चलिए 100 किलोग्राम नहीं कहेंगे हम इसे, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि 100 यूनिट, हाँ यूनिट में मान लेते हैं कि हमें इसमें 100 यूनिट जो है कि एनर्जी लगानी पड़ी, ऊर्जा की खपत करनी पड़ी, तो जो फाइनली जो है कि संलयन होने के बाद जो एनर्जी निकल रही है ना, वो कम से कम 150 तो निकले, 150 यूनिट तो निकले, 125 यूनिट तो निकले। कहने का मतलब है कि जितनी हमने लगाई थी उससे अधिक प्राप्त होनी चाहिए। तो हम कितने बेनिफिट में आ गए? 50 बेनिफिट में आ गए। भाई 100 तो इसी का निकल गया कि हमने 100 लगाई थी तो 100 तो मिलेगी, 50 और बेनिफिट हो गया। इसी को कहते हैं नेट एनर्जी गेन। सिंपल भाषा में कहूँ, जितनी ऊर्जा अपने नाभिकीय संलयन को संचालित करने में लगाई उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई उससे कहीं डबल मिलनी चाहिए, अधिक मिलनी चाहिए जितनी आपने लगाई थी। बस इसी को नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहा जाता है, अर्थात कि नेट एनर्जी गेन कहा जाता है। और भारत में संलयन रिएक्टर से नेट एनर्जी गेन प्रदर्शित करने के लिए इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि ITER परियोजना का हिस्सा भी है भारत, और भारत ने स्वयं भी स्वदेशी टोकामेक आदित्य और अर्ध स्वदेशी स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, इसका निर्माण भी किया, जिससे नेट एनर्जी गेन हम प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है कि ITER, ये क्या है भाई? ये जो ITER है ये नाभिकीय संलयन को ऊर्जा के स्वच्छ हरित स्रोत के रूप में स्थापित करने पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि नाभिकीय संलयन ऊर्जा आपको सूर्य में भी देखने को मिलती है और सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, स्वच्छ ऊर्जा होती है। तो हम क्यों ना अपने देशों में भी अगर हम नाभिकीय संलयन से ऊर्जा को प्रोड्यूस करेंगे तो नो डाउट इसमें किसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा, किसी भी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा, जिसके माध्यम से हम नवीकरणीय या स्वच्छ ऊर्जा को स्थापित कर पाएंगे, जिसमें भारत, अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन और इसके साथ 35 देश भी सहयोग कर रहा है और ये फ्रांस में स्थापित किया जा रहा है एक अभी प्रोजेक्ट के तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट। अगर ये सफल रहा तो ये दुनिया के हर देशों में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि दुनिया के सबसे बड़े टोकामेक का निर्माण करना है इसका लक्ष्य, और टोकामेक एक चुंबकीय संलयन का उपकरण भी है। टोकामेक जो सूर्य और तारों को ऊर्जा देने वाले सिद्धांत पर काम करता है। जैसे आपका सूर्य को जो एनर्जी मिलती है, तारों को जो एनर्जी मिलती है, क्योंकि तारे भी तो सूर्य ही है, मतलब सूर्य क्या, तारा ही है, और इसमें नाभिकीय संलयन से एनर्जी मिलती है, तो इसी के लिए कहा गया है। अभी एक मूवी आई थी दोस्तों, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देख लेना। रॉबर्ट ओपेनहाइमर बहुत अच्छी मूवी है, ये मैंने देखी है और मैंने हमेशा कहा हूँ अपनी लेक्चर्स में कि मैं हमेशा मूवीज़ देखता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो पाती है। आप ये देखो कि प्रसिद्ध एक अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने शोध के माध्यम से पहले परमाणु बम का निर्माण किया और जिसलिए इनको परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है।
क्लियर। और अभी एक और जो है कि नाभिकीय संलयन रिएक्टर को जो है कि शुरू किया जा रहा है प्रायोगिक तौर पे, JT60SA, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर है और ये जापान में इसका उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन और जापान के बीच में ये क्या है, संयुक्त पहल है, ज्वाइंट पहल है। अब आ जाइए हम भारत के अंतर्गत बात करेंगे काकरापार की, जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू कर। अब यहाँ पर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसको आप अगर देखोगे तो क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है KAPP, अर्थात कि काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये क्या समझ में आया, काकरापार में ही KA में काकरापार न्यूक्लियर हो गया, उसके बाद पावर और प्लांट, ये हो गया आपका KAP3। अब इसको देखते हैं, गुजरात में देश के पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू हो गया है, अर्थात कि KAP3 का परिचालन शुरू हो गया है। और KAP3 के बारे में अगर हम बात करें तो ये आप देखोगे कि सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। किस तरीके से विकसित है, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्वदेशी रूप से विकसित है, और इसमें जो सहयोग कर रहा है वो NPCIL द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है। NPCIL मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और यह परमाणु ऊर्जा विभाग का एक उपक्रम भी है, क्योंकि जब ये परमाणु से संबंधित एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है तो कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा संयंत्र का ये भाग भी होगा, तो परमाणु ऊर्जा विभाग का एक उपक्रम है। अब यहाँ पे काप की बात करेंगे कि है कि ये, तो ये दाब युक्त भारी जल रिएक्टर यानी कि प्रेशर युक्त जो है कि हैवी वाटर रिएक्टर का स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा संस्करण भी है, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने स्वदेशी रूप से तैयार किया ना उसमें 700 मेगावाट तक की क्षमता नहीं है। तो ये पहला है जिसके पास 700 मेगावाट तक की क्षमता है, और 2020 में ही इसने अपनी क्रिटिकलिटी को भी हासिल कर लिया था। क्रिटिकलिटी को भी इसने अपनी हासिल कर लिया था। एक संयंत्र तब क्रिटिकलिटी प्राप्त करता है जब प्रत्येक विखंडन घटना इतनी पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन रिलीज करती है कि चालू श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखा जा सके। कहने का मतलब है कि आप देखोगे कि जब भी हम यूरेनियम पे बमबारी करते हैं न्यूट्रॉन की, तो हमें और भी न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं और भी यूरेनियम टूटते हैं, तो उस पर बार बार बमबारी करने के लिए स्वतः प्राप्त होने चाहिए इतनी मात्रा में न्यूट्रॉन जब मिलने लगते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कि क्रिटिकलिटी प्राप्त कर लेना, और इसने 2020 में ही प्राप्त कर ली थी। अगर हम बात करें प्रेशर हैवी वाटर जो रिएक्टर होते हैं, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में और भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आपके दाब युक्त भारी जल रिएक्टर होते हैं ना, जिसमें अभी काकरापार भी आ गया है, तो इसमें यूरेनियम तो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, और मंदक यानी उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको जो है कि ठंडा करने के लिए, या यूँ कहें कि उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। KAP4 की बात करें तो इसमें भी स्थापित किए जा रहा है 700 मेगावाट के 16 जो है कि स्वदेशी प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर की श्रृंखला में ये दूसरा होगा, क्योंकि पहला KAP3 चल रहा है, अर्थात कि काकरापार थर्ड वाला, और काकरापार 4 वाला 700 मेगावाट का 4th नंबर पे होगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो भारत में जो परमाणु कार्यक्रम चला उसमें 3 चरण चलते हैं। पहले चरण में क्या था कि इसमें भारी जल, मैं इसको थोड़ा जूम कहता हूँ, पहले चरण में क्या है कि इसमें भारी जल रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का प्रयोग करते हैं और प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं। सेकंड वाले में क्या होता है, जब प्लूटोनियम हो चुका है हमारे पास, तो अब क्या करते हैं कि ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, जिसमें थोरियम को यूरेनियम 233 में परिवर्तित करके ईंधन चक्र बनता है। इसके बाद जो थर्ड चरण आता है, इसमें रिएक्टर में क्या करते हैं, थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया था, और थोरियम U233 में परिवर्तित हो जाता है, जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। अर्थात पहले चरण में हमने यूरेनियम का प्रयोग करके प्लूटोनियम पैदा किया, दूसरे में प्लूटोनियम और यूरेनियम को मिक्स करके हमने थोरियम को पैदा किया, फिर तीसरे में हम थोरियम और यूरेनियम दोनों को मिक्स करना शुरू कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं हमारे भारत में 3 चरणों में जो प्रक्रिया चली, इसकी बात करें। अब यूरेनियम संवर्धन एक घटना होती है। इसका मतलब क्या होता है यूरेनियम संवर्धन का मतलब, इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने नियर वेपन ग्रेड यूरेनियम के भंडार में बढ़ोतरी की। यानी कि नियर वेपन ग्रेड एक ऐसा यूरेनियम जो सामान्यतः हथियार बनाने के लिए प्रयोग किया था, बिजली उत्पादन के लिए नहीं, क्योंकि यूरेनियम के भी कई अलग अलग सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 238 होता है, यूरेनियम 239 होता है, अलग अलग होते हैं। तो इसमें एक यूरेनियम ऐसा है जो सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो सामान्यतः हथियारों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी पर आरोप लगाया गया कि ईरान ने अभी ऐसे यूरेनियम का भंडार शुरू किया है करना। और वेपन ग्रेड जो यूरेनियम होता है वो यूरेनियम 235 को जब 90% तक आप संवर्धित करते हो, तब यूरेनियम 235 हथियार के रूप में काम करने लगता है। अर्थात खनन किए गए यूरेनियम से उपयोगी परमाणु ईंधन बनाने की प्रक्रिया होती है, और प्राकृतिक यूरेनियम में 235 का प्रतिशत बढ़ाया जाता है। तो जो हमें प्राकृतिक रूप में मिलता है उसमें 235 का
जो रूप होता है वो बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है ना 99% वो यूरेनियम 238 होता है, लेकिन जब इसको हम संवर्धित करते हैं तो हम यूरेनियम 235 प्राप्त करते हैं, क्योंकि विश्व में केवल यूरेनियम 235 का जो स्टोरेज है 0.7% है, 0.7%, और यूरेनियम 238 कितना है 99% है। तो जब हम यूरेनियम 238 को संवर्धित करके यूरेनियम 235 प्राप्त करते हैं तो हम कहते हैं कि आप हथियार बनाने वाले जो है कि यूरेनियम के नज़दीक पहुंच चुके हो। क्लियर है। और अगर हम बात करें विद्युत उत्पादन करने के लिए तो ऐसे में जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं इनको केवल 3 से 5% की जरूरत पड़ती है यूरेनियम 235 की, केवल 3 से 5%, लेकिन हथियार बनाने के लिए 90% से अधिक संवर्धित करना पड़ता है। और इस तरीके का फिल्टर करने का काम ईरान कर रहा है, ये आरोप लगाया गया है। जब यूरेनियम 235 को 20% से अधिक संवर्धित किया जाता है तो अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम माना जाता है, और जब आप 90 तक चले जाते हो तो ये बिल्कुल खतरनाक स्थिति में आ जाता है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से चार्जिंग ग्रिड। ये कुछ समझ में आया नहीं मुझे टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्या प्रश्न बनाएगी यूपीएससी, कम से कम इस टॉपिक से तो नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। विखंडन मॉलिब्डेनम की बात करेंगे जो 99। अगर हम इसकी बात करते हैं कि विखंडन वाले की कि मॉलिब्डेनम जो होता है उसके विखंडन की बात करें तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में, इस परिसर में मॉलिब्डेनम 99 उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया। ये होता क्या है, मॉलिब्डेनम 99 जो कि टेनकीसियम जिसे हम टीसी कहते हैं 99M का मूल समस्थानिक यानी आइसोटोप है। ये क्या करता है, अल्पकालिक स्तर पे गामा उत्सर्जक समस्थानिक होता है, जो कि TC 99 का उपयोग करके हम रोगों का पता लगा सकते हैं, अंगों की संरचना और उसके कार्य का अध्ययन भी कर सकते हैं। वर्तमान में एकाधिक चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से इसे निर्मित किया जा रहा है, और यह प्रक्रिया उच्च संवर्धित यूरेनियम में निहित विखंडनीय यूरेनियम 235 के न्यूट्रॉन विकिरण से शुरू होती है। तो बस इतना ही इसमें टॉपिक था और कुछ खास था नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि डिफेंस है, और डिफेंस में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे S-400 मिसाइल को। S-400 मिसाइल क्या करती है, देखिए भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान से लगी हुई सीमाओं पर S-400 मिसाइल की एक यूनिट तैयार कर दी है। इंडियन एयर सिस्टम ने कहा है कि जो हमारी S-400 मिसाइल है जो हम रसिया से खरीदते हैं, इसको हमने डायरेक्टली चीन और पाकिस्तान की सीमा पे लगा दी है। अर्थात कि अगर चाइना और पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो अगर हम इन देशों में छोड़ेंगे तो पाकिस्तान के 400 किलोमीटर तक ये तबाही मचा सकती है, 400 किलोमीटर तक, ठीक है, चाहे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक ये तबाही मचा सकती है। ऐसे ही चीन में भी हम 400 किलोमीटर तक हम तबाही मचा सकते हैं। तो ये S-400 का मतलब है कि ये इसकी लिमिट को बता रहा है कि कितनी दूरी तक जा सकती है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि S-400 दुनिया की सबसे अति आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है। दुनिया की सबसे एडवांस लेवल की ये भी मिसाइल मानी जाती है, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। अर्थात कि लैंड से जो है कि शुरू करती है, अर्थात सतह से हवा में, और एक जगह से दूसरी जगह पर भी इसे ले जाया जा सकता है। अब आप ये देखो ना, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के पास जो है कि स्थल खंड पे ही तो रखा गया है, और इसे जब लॉन्च किया जाएगा तो हवा में जाने की जरूरत नहीं है, इसको स्थल खंड से ही लॉन्च कर देंगे, सतह से ही हवा में चली जाएगी, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी इसको आसान होता है। इसको बनाने के लिए जो रूसी सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, यहाँ तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों के खिलाफ सुरक्षा कवच प्रदान किया गया। अर्थात कि S-400 को आप ना तो ड्रोन से गिरा सकते, ना मिसाइल से गिरा सकते हो, ना रॉकेट से गिरा सकते हो, इवन कि लड़ाकू जेट से भी आप गिरा नहीं सकते। तो किसी भी प्रकार के आप हवाई हमले करोगे ना तो भी इसके खिलाफ इसे सुरक्षा कवच प्रदान किया गया S-400। इसीलिए दुनिया की सबसे बेहतर प्रणालियों में भी शामिल है, क्योंकि अगर आप एक ऐसी मिसाइल का प्रयोग कर रहे हो जिसपे किसी भी प्रकार के हवाई हमले का नुकसान नहीं होगा, तो चाइना और पाकिस्तान कितना भी इसे गिराने की कोशिश करेंगे, एक बार हमने छोड़ दिया तो ये तबाही तो मचा के ही मानेगा। इसकी विशेषता क्या है, पहली चीज़ कि इस रक्षा प्रणाली में शामिल है एक कमांड कंट्रोल सेंटर, स्वचालित ट्रैकिंग और टारगेटिंग सिस्टम, लॉन्चर और सहायक वाहन, ये सारे इसमें शामिल है। और अब अलग अलग रडार, अपनी अलग रडार प्रणालियाँ, मतलब 400 किलोमीटर की दूरी के हवाई लक्ष्यों का भी पता लगा सकती है, और सर्विलांस क्षमता इसकी 600 किलोमीटर तक की है। यानी हवा में अगर कोई 400 किलोमीटर तक की दूरी में भी अगर कोई लक्ष्य है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसको टारगेट कर सकती है और उसको जो है कि पता लगा लेगी। साथ ही साथ ये एक साथ 80 हवाई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है। सोचिए 80, हवा में अगर 80 टारगेट है ना तो एक साथ 80 टारगेट को ये गिरा सकती है, और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य पर ये वार कर सकती है। क्योंकि इसकी जो, ऐसे मान लो यहाँ पे स्थल खंड पे है, तो यहाँ से जब ये ऐसे जाएगी तो ये डिस्टेंस तो हो गई आपकी दोस्तों 400 किलोमीटर, ये 400 किलोमीटर तक काम करेगी। लेकिन ये जो हाइट है, कितनी हाइट तक जा रही है, तो ये 30 किलोमीटर तक की हाइट पर जा रही है। तो कहने का मतलब भारत ने यहाँ से, इंडिया से छोड़ा और यहाँ पाकिस्तान में जाके गिरी, तो
तो 400 किलोमीटर तक हम तबाही मचा सकते हैं, लेकिन अगर हम हाइट की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर तक ये जा सकती है। क्लियर होगी। इसी के साथ एक प्रोजेक्ट कुसा भी शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट कुसा आपको पता होना चाहिए कि भारत ने 2028-29 तक कहा है कि हम लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को हम रक्षा प्रणाली के तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि DRDO के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जिसमें स्टील्थ फाइटर्स भी होंगे, विमान भी होगा, ड्रोन भी होगा, क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों का पता लगाने की क्षमता और उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। अर्थात कि प्रोजेक्ट कुसा के तहत DRDO एक ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो सतह से हवा में जाएगी और जिसमें स्टील्थ फाइटर, विमान, ड्रोन, हवा के जो क्रूज मिसाइल है, इन सभी हवाई खतरों का पहचान कर सकेगी। और ये सतह से हवा मार करने वाले 3 चरण शामिल होंगे, यानी कि 100-150 किलोमीटर तक जाएगी, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर तक अपने अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बना सकती है एक ही बार में। तो ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट हम लोग अचीव कर रहे हैं, जो कि S-400 का एक विकल्प भी बन सकता है। आगे देखते हैं अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि पूरे विश्व में जिसका डंका बजता है उसका नाम है THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी पैक 3 है। नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर यानी कि सतह से एयर में मिसाइल सिस्टम, जिसको NASAMS कहते हैं। इन तीनों का नाम बस पता रहना चाहिए कि किस देश से संबंधित है। THAAD, पैक 3, NASAMS। और आयरन डोम किसकी है? तो आयरन डोम इजराइल की है। ये कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है, और ये आयरन डोम अगर मिलान करने के लिए आएगा तो ये आपको इजराइल मिलाना है। वैसे ही डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली की बात करें तो ये भी इजराइल की है, जो कि हमास के रॉकेट को रोकने के लिए इस प्रणाली का भी हाल ही में प्रयोग किया गया था। और यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड ये दोनों शामिल हैं। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, ये मतलब ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड ये दोनों शामिल हैं। तो यहाँ तक आपने टॉपिक को समझ लिया। अब हम चलेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल की ओर। क्या होती है भाई हाइपरसोनिक? अच्छा, हाइपरसोनिक किसे कहते हैं ध्यान से समझ लो। पहले यहाँ पे आप मैक नंबर को समझ लो, जरा मैक नंबर को समझ लो। ये क्या होती है? ये प्रकाश की गति, मतलब जो ध्वनि गति होती है उसके आधार पे हम कहते हैं। जैसे ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा, कम, ये सब होता है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये क्या है, मैक क्या होता है? 1 से कम, अर्थात ध्वनि की गति से 1 गति से भी अगर कम है तो इसको सबसोनिक कहेंगे। ध्वनि की गति के बराबर है तो ट्रांसोनिक कहेंगे। ध्वनि की गति से 1 गुना अधिक है तो सुपरसोनिक, और ध्वनि की गति से अगर 5 गुना अधिक है तो हाइपरसोनिक कहेंगे। तो जिसका मैक नंबर 5 है या उससे अधिक है तो हम उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। तो हम बात किस पे करेंगे? हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि ईरान ने स्वदेश निर्मित अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण कर दिया। किसका? फतह का। और जिसकी मारक क्षमता कितनी? 1400 किलोमीटर है दोस्तों। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसे हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से भी 5 गुना रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। क्या देख रहे हो कि एक तो आपने ये देखा कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज स्पीड पकड़ते हैं, इसलिए इसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। दूसरा, ये जो पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में बहुत कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। यानी अगर आप इसे स्थल खंड से छोड़ोगे तो हो सकता है 1 ही किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू कर देंगे। और इसमें 2 प्रणालियाँ होती हैं हथियार की, एक होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और एक होती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात करें तो ये निर्धारित लक्ष्य की ओर लॉन्च होने से पहले एक पारंपरिक रॉकेट के माध्यम से पहले वायुमंडल में प्रवेश कराई जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से अलग हो जाता है और फिर इसे लक्ष्य की ओर तीव्र गति से भेज देता है। यानी इसमें क्या है, एक ग्लाइड व्हीकल होता है जो इसे पहले वायुमंडल तक पहुंचाता है, फिर वहां पे प्रवेश कराने के बाद ये उससे अलग हो जाता है और कहता है अब जाओ अपने लक्ष्य तक दागो। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है ना हाइपरसोनिक में, ये क्या होता है, लक्ष्य निर्धारित होने के बाद इसे मिसाइल को बस उस दिशा में एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड इंजन यानी स्क्रैम जेट द्वारा बस संचालित कर दिया जाता है। ये बेचारा वायुमंडल में प्रवेश करने का इसका कोई लफड़ा ही नहीं, ये सीधे लक्ष्य की ओर भागता है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब इसके फायदे क्या हैं? जो हाइपरसोनिक हथियार है केवल गतिज ऊर्जा यानी गति से प्राप्त ऊर्जा का ही उपयोग करता है। ये जितनी तेजी से जो एक स्पीड पकड़ता है उसकी उतनी ही गति जो बनती है, स्पीड बनती है, उसी से एनर्जी प्राप्त करता है और आसान लक्ष्यों को नष्ट कर देता है। ये मिसाइलें सुदूर, रक्षित और टाइम क्रिटिकल खतरों जैसे कि मोबाइल लॉन्चर के खिलाफ जवाबी और लॉन्ग रेंज हमले भी कर सकती है। उच्च गति और परिवर्तनशीलता की क्षमता के कारण इनका पता चल पाना कठिन होता है। यानी एक तो इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, ध्वनि की गति से भी तेज होती है, 5 गुना तेज होती है। दूसरा, ये बहुत तेज़ी से अपनी गति
मोड़ लेती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक मिसाइल ऐसे करके जा रही थी अचानक बहुत स्पीड से, उसको लगा कि सामने से पाकिस्तान ने मुझे देख लिया, ये तुरंत अपनी डायरेक्शन बदल लेगी, यानी इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई, ऐसे करके डायरेक्शन बदल लेगी और सामने वाले जो दुश्मन देश है वो पता ही नहीं कर पाएंगे कि हमारी मिसाइल गई कहाँ। तो ये इसकी एक खासियत है। बात करेंगे, भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल प्रोग्राम के तहत मैक 6 स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया, यानी कि जो अब मैक 5 से भी ज़्यादा तेज होगी। और इस प्रकार के जो हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रमों में अमेरिका, रूस, चाइना अग्रणी देश है, लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देश भी इस तकनीक को विकसित करने में लगे पड़े हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि एक मिसाइल होती है जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जो कि 5500 किलोमीटर से अधिक की रेंज भरती है। इसको पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाकर पुनः वायुमंडल प्रवेश करके ये लक्ष्य पे हमला करती है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो हम कहते हैं कि ये वायुमंडल से बाहर भी जाती है, फिर वायुमंडल प्रवेश करके लक्ष्य पर हमला कर सकती है। वहीं एक क्रूज मिसाइल की बात करेंगे तो स्वचालित होती है, यानी अधिकतर अपने उड़ान पथ के लिए वायु गतिकी उत्थान के लिए माध्यम से उड़ान भरती है और पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही उड़ान भरती है, बाहर नहीं जाती वायुमंडल से। और ब्रह्मोस मिसाइल इसका एक अच्छा उदाहरण मान सकते हो। अब आते हैं सुर्खियों में कुछ अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि भारत ने प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो देखो जितनी भी आपकी देखो इसरो क्या करता है, ये आप बेसिक चीज़ों को समझ लो। आपको दो ही संगठन तो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, इसरो या फिर DRDO, ये दोनों डिफेंस के अंतर्गत आप पढ़ते हो। लेकिन जब भी आप कम्युनिकेशन की बात करोगे, सैटेलाइट की बात करोगे, उपग्रहों की बात करोगे, नए नए इनोवेशन की बात करोगे, नए नए मिशन की बात करोगे, तो वो इसरो लॉन्च करता है, क्योंकि इसरो कभी भी आक्रामक प्रवृत्ति नहीं अपनाता, नई नई खोज करता है, नई नई क्रिएटिविटी लाता है, नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करता है। लेकिन जब भी आप डिफेंस की बात करोगे कि हमारे लिए रक्षा उद्योग चाहिए, हमारे लिए रक्षा के लिए मिसाइल चाहिए, हमारे लिए ये हथियार चाहिए, हमें ये सबमरीन चाहिए, तो डिफेंस का काम DRDO करता है। तो यहाँ पे सोचना ही नहीं है दोस्तों, इसको डेवलप कौन करेगा भाई? मिसाइल क्या है? मिसाइल कोई रिसर्च थोड़े है। मिसाइल से तो हम अपनी जो सुरक्षा क्षमता है उसे तो बढ़ा रहे हैं, अपनी आर्मी को तो मजबूत कर रहे हैं। तो क्षमता बढ़ाने के लिए जो डिफेंस वाली काम है ये सामान्यतः आपकी DRDO करता है। तो यहाँ पे DRDO द्वारा विकसित किया गया और 150 से 500 किलोमीटर तक की दूरी तक ये मार कर सकती है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहते हैं। ये सतह से सतह पर चलती है। ध्यान देना, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर चलती है और लगभग 500 से 1000 किलोग्राम का पेलोड भी ले जा सकती है। ठीक है, और इसमें ठोस ईंधन का प्रणोदक के रूप में प्रयोग होता है। अस्त्र मिसाइल की बात करेंगे, यहाँ अस्त्र मिसाइल की बात करेंगे तो लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया, जो कि DRDO ने स्वदेशी रूप में इसे विकसित किया है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब ये देखने में भी नहीं पता चलेगी, मतलब रेंज में भी नहीं आएगी ये। और ये तेजी से हवाई मार्ग बदलने वाले सुपरसोनिक विमानों का पता लगाने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं आपको सुपरसोनिक बता रहा था कि जो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक है, जो बहुत तेजी से मार्ग बदल लेती है, जिसकी वजह से दुश्मन की रडार में नहीं आती है। लेकिन हमने जो ऐसी मिसाइल तैयार की कि अगर कोई दूसरा देश भी हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक को लॉन्च भी करेगा ना, तो भी उन विमानों का हम पता कर लेंगे अपने अस्त्र मिसाइल से। और ये सभी मौसमों में काम करती है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे जाड़ा हो, सभी में काम करेगी। इसका एक संस्करण जो है कि MK1 और एक MK2 है, जो कि 80 से 110 किलोमीटर और ये 160 किलोमीटर तक है। और इसकी गति अधिकतम मैक 4.5 तक रहेगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट। इसको देखेंगे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हो चुकी हैं भारतीय वायुसेना को इजराइल से। ये स्पाइक मिसाइलों की छठी पीढ़ी से संबंधित है, जो पहाड़ों के पीछे छुपे शत्रु के ठिकानों को भी नष्ट करने में जो है कि प्रसिद्ध है। और हल्की और दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर भी ये काम करती है। हल्की भी है और फॉरगेट एंड फायर, मतलब फायर एंड फॉरगेट पे भी काम करती है। अब यहाँ कुछ टॉपिक जो है कि मैंने इंपॉर्टेंट नहीं समझे, तो मैंने उस पर जो है कि कट कर दिया है। अब इसमें जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि LCA तेजस की बात करेंगे, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बहुत ही हल्के लड़ाकू विमान है ये, और ये भारतीय वायुसेना में 7 साल इसने अपनी सेवा पूरी कर ली है। अब इसको डिकमीशन कर दिया गया, अर्थात ये 4.5 पीढ़ी का हर मौसम के लिए उपयुक्त और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। आक्रामक हवाई सहायता, नज़दीकी युद्धक और ज़मीनी हमले करने में सक्षम था। बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको निर्मित किया था। ये सबसे छोटा और सबसे हल्का विमान है। ये उड़ान के दौरान ही अपने अंदर ईंधन भरने में सक्षम है। सैटेलाइट सहायता प्राप्त करने के बाद ये इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली से भी युक्त है, तो इसको जो है कि सर्विस मुक्त कर दिया गया है। फिर करेंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने यही तो पढ़ा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, और अब हम पढ़ेंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर।
इसमें अगर आप देखोगे तो प्रचंड का जो है कि डेवलपमेंट किया गया। इंडियन आर्मी ने स्वदेशी रूप से LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर में लगे रॉकेट्स और टर्रेट गन्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि 2022 में भारतीय वायुसेना में ये शामिल हुआ था। बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको डिज़ाइन किया और विकसित भी किया। एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये भारत विश्व का जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। ऐसा हमने इसलिए बनाया क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया या ग्लेशियर हो गया, ये ऐसे जो हवाई क्षेत्र हैं जहाँ पर इसको आवश्यकता पड़ने पर हमें लैंड भी कराना पड़ेगा और टेक ऑफ भी कराना पड़ेगा। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो इतनी ऊंचाई पर भी आराम से टेक ऑफ कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस वजह से टेक ऑफ करना और लैंड करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन ये आसानी से कर लेता है। और ये हवा से ज़मीन और हवा से हवा में मार करने में और मिसाइलें दागने में सक्षम है, यानी कि हवा में रह के ये सतह पर भी दाग सकता है और हवा से हवा में भी ये दाग सकता है। इसका जो शक्ति इंजन है 5.8 टन के ट्विन इंजन से संचालित होता है और जैसे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह इन सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब बात करेंगे पनडुब्बी की, तो पनडुब्बी के लिए भी हम देखते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग कुछ पनडुब्बियों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जो कि अब प्रोजेक्ट 75 इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। देखिए प्रोजेक्ट 75 इंडिया, इसे जो है कि P75 की जगह शुरू किया गया, बस कुछ नहीं किया गया, इसके साथ एक इंडिया वर्ड और जोड़ दिया गया। इसका टारगेट है कि 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना का ये एक हिस्सा है जो कि 2030 में समाप्त होगी। इसमें जो भारतीय बोलीदाता कंपनियों को एक विदेशी सहयोगी के साथ गठजोड़ करना आवश्यक है, ताकि जो भी पनडुब्बी आप बनाएंगे तो उसमें विदेशी सहयोग मिलेगा, तो उससे आपको क्या मिलेगा, तकनीक भी मिलने में मदद मिलेगी और स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण की योजना का यह हिस्सा भी बना रहेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि अब P75 की जगह P75 इंडिया करके योजना शुरू हो गई, 2030 में कंप्लीट हो जाएगी और इसमें एक विदेशी सहयोगी से आपको गठजोड़ करना आवश्यक है। कोई भी अगर इंडियन कंपनी पनडुब्बी का निर्माण करना चाह रही है तो उसमें दो फायदे मिलेंगे, एक तो FDI मिलेगा, दूसरा आपको टेक्नोलॉजी भी मिलेगी जिससे आप एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप सबमरीन को या पनडुब्बी को बनाओगे। ठीक, इसमें आप P75 के तहत आप देखोगे कलवरी, खंडेरी, करंज, वागीर, वेला, ये सभी नौसेना में शामिल हो चुकी हैं और इसी के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बनाई गई है जो कि बेहतर सेंसर, हथियारों और इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से युक्त होंगी। ये बात हो गई। INS इम्फाल की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने यार्ड 12706 या इम्फाल युद्धपोत के क्रेस्ट का अनावरण किया है, जो कि प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए जा रहे 4 स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में से तीसरा है। अर्थात कि प्रोजेक्ट 75 अलग है, ये प्रोजेक्ट 15B है जिसके तहत ये तीसरा है INS इम्फाल। इसमें जो 2 ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, जिसमें आप देखोगे कि 15B के तहत नौसेना में शामिल किए गए कोलकाता श्रेणी के विध्वंसकों का अनुवर्ती माना जा रहा है, जिसमें आप देखोगे INS विशाखापत्तनम और INS मोर्मुगुआ, और अब तीसरा कौन सा, INS इम्फाल है। और ये पहला ऐसा होगा जो नॉर्थ ईस्ट के किसी भी शहर के नाम पर बनाया गया है। इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो MDL कर रहा है, अर्थात मझगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड कर रहे हैं। और इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, पोतरोधी मिसाइलों, टारपीडो सहित अति आधुनिक हथियारों व सेंसरों से लैस भी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ धनुष, आर्टिलरी गन, ये सब कुछ खास नहीं था। निराक्षी की बात कर लेते हैं दोस्तों। निराक्षी क्या है, ये भारत ने अपनी तरह का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल निराक्षी को लॉन्च किया। नीर मतलब क्या होता है, जल, और इसीलिए आप इसको देखोगे कि अंडर वाटर व्हीकल है, अर्थात जल के अंदर रहने वाला, जो खदान का पता लगाएगा, खदानों के बंद करने और जल के नीचे सर्वेक्षण आदि के लिए यह किया जाता है। ये 4 घंटे तक यहाँ पर रह सकता है अंदर पानी के, और 300 मीटर की गहराई तक भी ये जा सकता है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड और एक MSME संस्था एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। तो सिंपल, अगर UPSC मान लो निराक्षी के बारे में पूछ भी सकता है, तो ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल एक के तरीके से है ये, जो खदानों का पता लगाएगा, उसे बंद करने, उसके नीचे सर्वेक्षण करने के बारे में जानकारी लेगा। बाकी ये कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, अवार्ड्स और पुरस्कार। जो नोबेल प्राइज मिले हैं साइंस के अंतर्गत, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, इनको तो इसी में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है 2023 का, ये किसको दिया गया, पियरे एगस्टोनी को दिया गया, फ्रैंक फेरेंक क्रॉस को दिया गया और एनी एल हुइलियर को दिया गया। ये 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाली ये 5वीं महिला भी बन चुकी है, एनी
एल व्हीलियर, यानी व्हीलियर क्या है, एक महिला है, बाकी एगोस्टिनी और क्रॉस ये दो पुरुष हैं। अब बात क्या थी, इन्होंने किस लिए पुरस्कार मिला, क्योंकि इन्होंने पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिकी का अध्ययन करने के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्सेस उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधियों की खोज कर ली है। सिंपल सी बात समझना कि इलेक्ट्रॉन की गतिकी का अध्ययन करने के लिए अब इन्होंने जो प्रकाश की एटोसेकेंड पल्सेस है ना, उसका खोज कर लिया कि हम इस स्पीड में भी जाके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अभी बात करेंगे कि परमाणुओं और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार और उनकी गति के इलेक्ट्रॉन गति को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिकी कहते हैं। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं और उनकी स्पीड का अध्ययन करते हैं कि ये कैसे काम कर रही हैं। इन सभी के अध्ययन करने के लिए एक नया पैटर्न शुरू किया है, प्रकाश के एटोसेकेंड की स्पीड को रखा गया है। अब यहाँ पर देखो कि परमाणु 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से में गति कर सकते हैं। ध्यान से समझो इसको, क्या लिख रहा है कि परमाणु 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से में गति कर सकता है और घूम सकते हैं। और इस टाइम स्केल को फेम्टो सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, फेम्टो सेकंड, यानी एक फेम्टो सेकंड की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 सेकंड के बराबर। लेकिन अब जो है कि नया जो स्टडी हुआ है उसमें कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स एटो सेकंड में भी गति करते हैं और इनका अध्ययन करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस खोज से पहले तक परमाणु के अंदर की गतिविधियों का अध्ययन फेम्टो सेकंड पर ही किया जाता था, लेकिन अब जो है कि हम एटो सेकंड पर भी कर सकते हैं, जो कि फेम्टो सेकंड से भी छोटा है। कहने का मतलब हो गया कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई 1 सेकंड के अंतर्गत 10 अरबवें हिस्से में भी 10 लाखवें में जाके आप देखोगे तो फेम्टो सेकंड की स्टडी मिलती है। अब हम फेम्टो सेकंड से भी और आगे चले गए, एटो सेकंड। तो एक ये बहुत बड़ी एक यूनिवर्स में जो है कि रिसर्च हो गई और ये काफ़ी मदद करेगी आगे चल के। तो फेम्टो सेकंड और एटो सेकंड के बारे में समझ में आ गया चीज़ें दोस्तों। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एटो सेकंड क्या करा, फेम्टो सेकंड। अब यहाँ पे एनी एल व्हीलियर की बात करेंगे, जो कि एक महिला है। इन्होंने एटो सेकंड पल्सेस को उत्पन्न करना, इनके और उनके सहयोगियों ने नोबल गैस के माध्यम से अवरक्त लेजर प्रकाश को प्रवाहित किया और इसके परिणामस्वरूप कई अलग अलग ओवरटोन प्राप्त हुए। प्रकाश की सबसे छोटी टाइम स्केल की पल्सेस का निर्माण हुआ, जो पहले संभव नहीं था। तो इससे पहले अभी तक क्या होता था, अभी तक केवल फेम्टो तक चलते थे हम लोग, फेम्टो सेकंड। अब हम इससे भी आगे चलेगा, जो कि सबसे छोटा है इस समय के हिसाब से। क्या नाम से है, जो आपका एटो सेकंड के नाम से है। हो सकता है आगे और भी इससे छोटी यूनिट को खोजा जा सके 2-4 साल 10 साल बाद, जो भी होगा, लेकिन अभी अब लेटेस्ट में फेम्टो की जगह एटो सेकंड का प्रयोग किया जाएगा। बस यही टॉपिक था, इसमें और कुछ खास नहीं था। रसायन विज्ञान में देखें किसको नोबेल प्राइज दिया गया, तो रसायन विज्ञान में 3 लोगों को इसमें भी दिया गया, जिसमें मोंगी जी बावेंडी या मैगी भी कह दो, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी येकीमोव, यानी ये 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया रसायन में। लेकिन क्यों दिया गया, क्योंकि ये पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके विकास के लिए दिया गया। फिजिक्स का समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स की गतिकी के बारे में एटो सेकंड के माध्यम से हम गतिकी देख सकेंगे, ये था। केमिस्ट्री में आपको क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके विकास के संबंध में दिया गया है। जैसे क्वांटम डॉट के बारे में अगर हम बात करें, क्यूडी के बारे में, क्या होता है, क्वांटम डॉट मानव निर्मित अर्धचालक कण होते हैं। क्या होते हैं, मानव के द्वारा निर्मित एक अर्धचालक कण होते हैं। इनका आकार सामान्यतः 10 नैनोमीटर तक का होता है, क्योंकि 1 नैनोमीटर की वैल्यू अगर 10⁻⁹ होती तो जो 10 नैनोमीटर हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻90 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अर्धचालक कण होते हैं, इनका आकार इतना होता है। दूसरे शब्दों में क्वांटम डॉट्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो आकार में इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार ही उनके गुणों को निर्धारित करता है, कि वो जिस आकार के होंगे उसी आकार के आधार पर हम उसके गुणों को बता पाएंगे कि किस तरीके का व्यवहार करेगा। अब क्वांटम डॉट्स के अगर हम गुण की बात करें तो ये क्वांटम परिरोध है, अर्थात कि क्वांटम कॉन्फिनमेंट प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्रतिदीप्ति वाली बात करेंगे कि किसी बाहरी वस्तु या प्रकाश स्रोत से प्रदीप्त किया जाता है। ट्यूबनेल एमिशन की बात करेंगे, फोटो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, पदार्थ की विविधता की बात करेंगे और बायो कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे कि क्वांटम डॉट्स बायो कंपैटिबल होते हैं, अर्थात इनका उपयोग हम जीवित कोशिका को नुकसान पहुंचाए बिना भी मानव उपचार के लिए और जैविक अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। तो ये बायो कंपैटिबल भी होते हैं क्वांटम डॉट से। अगर आप ह्यूमन डिजीज का अगर कोई निदान करोगे या जो है कि कोई जैविक घटक का निदान करोगे तो उसमें कोई हानिकारक स्थिति पैदा नहीं होगी। तो ये इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की। अब हम चलते हैं फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में नोबेल प्राइज, ये भी साइंस अंतर्गत आता है। तो देखा जाए कि ये प्राप्त किसको हुआ, तो ये हुआ है कैटालिन कैरिको को और डू विस्मैन को। तो हम 2 नाम को याद रखें, कैरिको और विस्मैन इन शॉर्ट। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोसाइड बेस में मॉडिफिकेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए इन्हें मेडिसिन का 2023 का नोबेल प्राइज मिला, जो क्या योगदान करेगी कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में हमें प्रभावी mRNA टीकों का निर्माण करने में
संभव करेगी मैसेंजर आरएनए टीकों का निर्माण करने में। अब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से, क्योंकि इस पे यूपीएससी ने 2022 या 2023 के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लिया है। जब कोविड की लगातार बात हो रही थी, लोग पढ़ रहे थे कौन सी वैक्सीन किससे बन रही है, कौन सी वैक्सीन कौन सा सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, कौन एस्ट्राजेनेका बना रहा है, मॉडर्ना कौन सी बना रही है, और यूपीएससी ने उसके बेसिक प्रश्न को पूछ लिया सीधे mRNA वैक्सीन के बारे में। और इस बार भी एक नया जो है कि 2023 में जब मिला है इसी क्षेत्र में नोबेल प्राइज, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। देखिए mRNA या मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। डीएनए में हमारे शरीर की सभी आनुवंशिक जानकारियां संग्रहित होती हैं और इन आनुवंशिक जानकारियों को निर्देशों के सेट के रूप में कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, mRNA पहुंचाता है, यानी मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे डीएनए नहीं पहुंचाता, क्योंकि डीएनए तो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर जो भी आनुवंशिक जानकारियां हैं वो सारी की सारी हमें टिश्यू तक कौन पहुंचाएगा, सेल तक कौन पहुंचाएगा कि आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये एक निर्देशों का सेट होता है जो mRNA ले जाता है और फिर इन्हीं निर्देशों के आधार पर कोशिकाएं प्रोटीनों का निर्माण करती है। सिंपल भाषा में कहूं कि जो डीएनए के अंतर्गत जो भी हमारी आनुवंशिक जानकारियां हमारे बॉडी की, उन्हें कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम mRNA करता है, इसीलिए इसको मैसेंजर कहा जाता है कि मैसेज के रूप में लेके जाता है सारे निर्देशों को, और फिर कोशिकाएं उसको रीड करती हैं, उसको समझती हैं, फिर उसके अनुसार ही प्रोटीन का निर्माण करती हैं। और प्रोटीन हमारे बॉडी में टिश्यू निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आरएनए में 4 न्यूक्लियोसाइड होते हैं, जो कि 4 न्यूक्लियोसाइड क्षार जो होते हैं, यानी कि नाइट्रोजनी बेस जिसे हम कहते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन वहीं डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो केवल थाइमिन और यूरेसिल ये 2 अलग अलग कंपोनेंट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो आरएनए में यूरेसिल हो गया, डीएनए में थाइमिन हो गया। बाकी आप देखोगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसमें भी है, और इसमें भी आप देखोगे तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसमें भी है। तो आरएनए और डीएनए में एक बेसिक अंतर है, बस यहाँ पे है। अब mRNA की जो वैक्सीन बनाई जा रही थी उसकी कार्यप्रणाली क्या थी। प्रयोगशाला में mRNA का जब निर्माण करके mRNA वैक्सीन बनाई जा रही थी, तो हमारी कोशिकाओं को निर्धारित प्रोटीन या प्रोटीन के खंड का निर्माण करने के लिए उत्प्रेरित करती। अच्छा, mRNA हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना हम mRNA का प्रयोग किया जाए, लैब में तैयार करें और फिर उसी mRNA पे हम वैक्सीन बना दें। इसमें इन्होंने इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA और या जिसे हम सिंथेटिक mRNA कहते हैं, जो कि mRNA जो हमारी बॉडी में उसका एक संश्लेषित रूप है, और mRNA पर आधारित जब हमने टीकों को बनाने के लिए प्रयास किया तो इसका निर्माण जीवित कोशिकाओं से बाहर किया जाता है। ठीक है, तो हमने लैब में वगैरह तैयार कर लिया, ठीक, लैब में तैयार कर लिया, और ऐसे में ये क्या करती है कि प्रतिरक्षा प्रणाली की जवाबी कार्रवाई जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है, तो हम तुरंत बीमार होने से बच जाते हैं, ये मदद करता है। लेकिन समस्या क्या आ रही थी ये समझना है आपको। समस्या ये आई कि जब mRNA टीकों ने तेजी से टीकों का विकास करने का जो अवसर प्रदान किया, तो इसमें कुछ चुनौतियां भी आने लगी, और नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने इसी चुनौतियों का समाधान हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया, पहले तो हम mRNA से संबंधित जो चिंताएं थी, जो चुनौतियां थी, उसको समझते हैं। देखिए, जो लैब में तैयार किया गया था इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA, इससे जुड़ी हुई समस्या क्या थी कि ये जब हमारे शरीर में डिलीवर करने के लिए अस्थिर और चुनौतीपूर्ण माना जाता था, क्योंकि mRNA को जब शरीर में डिलीवर किया जाता था तो एडवांस डिलीवरी सिस्टम की आवश्यकता थी, पहली चुनौती। दूसरी बात क्या थी कि जब इनको हम बॉडी के अंदर डालते हैं ना, तो कोशिकाएं जो हमारे बॉडी की हैं वो इनको एक आक्रामक बाह्य तत्व के रूप में देखती है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर जो mRNA है उनको तो वो नहीं देखती हैं। कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो mRNA है वो डीएनए की जो भी जानकारी थी आनुवंशिक, उनको कोशिकाओं तक ले जाती है, और कोशिकाएं उनके सम्मान में उनके स्वागत करती हैं, बढ़िया से उनका प्यार से स्वागत करती हैं, और फिर कहती है ठीक है mRNA जी, आपने जो हमें निर्देश दिया हम उसके अनुसार प्रोटीन रिलीज करेंगे। लेकिन जब यही mRNA जो लैब में तैयार किया गया, जब इसको शरीर के अंदर डाला जाता है तो ये आक्रामक बाह्य तत्व के रूप में देखती हैं, और ऐसे में ये कोशिकाएं इन्फ्लेमेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करती हैं, यानी कि सक्रिय हो जाती हैं उनसे लड़ने के लिए, और ऐसे में ये अप्रभावी प्रोटीन का निर्माण करने लगती है कोशिकाओं और ऊतकों में, यानी mRNA से लड़ने के लिए। तो प्रॉब्लम ये आई कि भाई ये जब इन विट्रो ट्रांसक्राइब जो mRNA जो लैब में तैयार किया गया है, इसको जब शरीर में डालना है तो ये शरीर की कोशिकाएं इसको बाह्य आक्रामक तत्व के रूप में क्यों देख रही हैं, जबकि यही जब शरीर के अंदर होती हैं तो ऐसा मामला नहीं आता है।
ये बात आपने समझ पाए कि जब mRNA पे आधारित जब हम वैक्सीन बना रहे थे, तो जब उन वैक्सीन को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे, उससे क्या हुआ कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो इन mRNA को एक नुकसानदायक बाह्य आक्रमणकारी के रूप में देख रही थी, तो वो इन्हीं को जो है कि डिस्ट्रॉय करने में लग गई। जबकि हमारी बॉडी में mRNA वैक्सीन क्यों डाली जा रही थी कि ताकि कोविड को रोका जाए, लेकिन हमारी अंदर जो mRNA डाली जा रही थी वो इन कोशिकाओं के द्वारा नष्ट कर दिया जा रहा था। तो इसी का समाधान जो है कि नोबेल प्राइज पुरस्कारों ने दिया। ये कहा कि जब स्तनधारी mRNA कोशिकाओं से प्राप्त mRNA को जब हम शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और जिसके कारण शरीर में इसके विरुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। कब? जब हम अपने बॉडी के mRNA को ही इंजेक्ट करते हैं। लेकिन जब इसके विपरीत जब हम लैब में तैयार करते हैं जो संश्लेषित mRNA है, जब इसको शरीर में डाल रहे हैं तो ये अपरिवर्तित होता है, यानी कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है इसमें, और ये शरीर इसके विरुद्ध क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है और इसे एक आक्रमण के रूप में देखता है कि एक बाह्य तत्व है आक्रामक। तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण गुणों के कारण संश्लेषित mRNA स्तनधारी mRNA से अलग होते हैं। ये जो है कि इस चीज का ऑब्जर्वेशन किया नोबेल प्राइज या नोबेल लॉरिएट ने, और यहाँ पर फिर इन्होंने इसकी खोज की। जब इनके विजेताओं ने खोज की, ये कहा कि जो स्तनधारी कोशिकाओं से प्राप्त आरएनए है, इसमें जो न्यूक्लियोसाइड के बेस अक्सर रासायनिक रूप में परिवर्तित होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, जो आपके एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो पढ़ा। और परीक्षण के दौरान इन्होंने कहा कि क्षार में विशिष्ट रासायनिक परिवर्तन के साथ mRNA के कई वेरिएंट तैयार किए इन्होंने फिर, और उनको एक एक करके जब डेंड्रिटिक कोशिकाओं तक डिलीवर किया तो जो प्राप्त परिणाम था उससे ये पता चला कि अब इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन था वो लगभग समाप्त हो गया था। यानी कि जब हमने mRNA के रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया, जो नाइट्रोजनी बेस था इसमें जब परिवर्तन करके फिर उसके बाद जब हमने बॉडी के अंदर डाला तो कहीं ना कहीं अब जो है कि शरीर की कोशिकाएं इनके खिलाफ रिएक्शन नहीं कर रही थी। अर्थात इससे क्या फायदा हुआ कि अब हम जो भी mRNA की वैक्सीन डालेंगे कोविड से लड़ने के लिए, अब हमारे शरीर में वो कोशिकाएं जो है वो अब इनको नष्ट नहीं करेंगी, बल्कि इनका सहयोग करेंगी, कोशिकाओं के द्वारा सहयोग किया जाएगा ताकि कोविड की बीमारी से लड़ा जा सके। समझ में आ गई बात? ये एक मैटर सामने आया था और इसका उपयोग फिर तेजी से वैक्सीन बनाने और व्यापक उपयोग के लिए किया जा सकता है। जैसे बायोएनटेक और मॉडर्ना द्वारा जो विकसित mRNA टीके थे वो इसी से संबंधित थे। हालांकि भारत में भी कोविड से संबंधित कुछ प्रमुख वैक्सीन बनी, जैसे जाइकोव डी बनी। ये दुनिया की पहली और भारत में स्वदेशी रूप से विकसित DNA वैक्सीन थी। अर्थात दुनिया की पहली वैक्सीन ही भारत ने बनाई थी, जाइडला वालों ने बनाई थी, जाइड जो की थी, इन्होंने बनाई थी जाइकोव डी के नाम से, और ये भारत की स्वदेशी भी थी। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे इसको जो है कि भारत की फली प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन के रूप में जानते हैं। फिर इसको अगर हम बात करें जेमकोव को, तो ये दुनिया की पहली और भारत की स्वदेशी विकसित mRNA वैक्सीन थी, यानी भारत ने ही दुनिया की सबसे पहले mRNA वैक्सीन भी तैयार की। हालांकि बाद में मॉडर्ना वगैरह भी करने लगी। और इनकोवैक ये विश्व की पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। मतलब इसको आपको शरीर में सुई से नहीं प्रवेश कराना है, इसको बस आप नाक में डाल लोगे, जैसे नाक में लिक्विड डालते हैं, नाक की दवा वगैरह, तो ये बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी। तो ये इंट्रानेजल थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, मैं जल्दी इसको कंप्लीट कर दूंगा, आप लोग परेशान मत हो। बस आज ये हमारा साइंस टेक का लास्ट लेक्चर होगा, हो सकता है 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए ये वीडियो। तो टोटल आपको 5 लेक्चर मिल गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। आप उसे अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, रिवाइज करिए, क्योंकि जब दोस्तों साइंस से प्रश्न आएंगे, इकोनॉमिक्स से प्रश्न आएंगे, एनवायरमेंट से प्रश्न आएंगे, तो आपने जितना भी जीएस पढ़ा होगा ना वो सारा धरा रह जाएगा। क्योंकि जब इसके प्रश्न आते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि यूपीएससी किस भाषा का प्रयोग कर रही है और ऐसे प्रश्नों को पूछ रही है। इसीलिए आपको करंट अफेयर्स पे अच्छे से काम करना पड़ता है, और उन चीज़ों में मैं सहयोग जहां तक हो पाएगा मैं कर रहा हूं। साथ में मैं योजनाओं को भी कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों की, और इसके बाद आपको एनवायरनमेंट वाला जो सेक्शन है वो भी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है इसके बारे में जानेंगे, और ये क्यों मुद्दा चर्चा में इसके बारे में जानेंगे। मामला यह था कि कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता को दर्शाने वाले पदार्थ LK99 की खोज का दावा झूठा हो गया, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने यह कंफर्म किया था कि तापमान जो होता है, कमरे का तापमान, सामान्यतः कमरे में तापमान क्या होता है, नॉर्मल तापमान होता है जिस कमरे में आप रहते हो। ठीक है, बहुत ठंडा भी नहीं होता कि माइनस में चला गया हो, और बहुत गर्म भी नहीं होता है। और इन्होंने कहा कि इस तापमान पर भी हम कमरे के अंदर सुपर कंडक्टिविटी दर्शाने वाले जो पदार्थ है LK99 की हमने खोज की थी। लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने और इस पर रिसर्च की तो कहा कि ये तो झूठा दावा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी को प्राप्त कर लो। क्यों?
क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी को प्राप्त करने के लिए पदार्थ की क्रांतिक तापमान यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा होने पर शून्य विद्युत प्रतिरोध अर्थात बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो उसे हम पूर्ण प्रतिचुंबकत्व का गुण भी दर्शाते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो चालक होता है, जो अति चालक या चालक कहें सुचालक कहें, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसमें कुछ प्रतिरोध भी होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कम जाती है। लेकिन अगर वो प्रतिरोध जीरो हो जाए अर्थात आर की वैल्यू क्या हो जाए, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो अगर हो जाती है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी मुक्त रूप से फ्लो हो रही है। तो यही कहा जा रहा है कि बिना किसी प्रतिरोध के जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है अर्थात प्रतिरोध कैसा हो गया, शून्य विद्युत प्रतिरोध, किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है, तो इसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी स्थिति। और कोई पदार्थ आकस्मिक रूप से सामान्य चालक अवस्था से अति चालक अवस्था में भी परिवर्तित हो जाता है तो वह तापमान क्रांतिक तापमान कहलाता है। अब उस क्रांतिक तापमान से अगर नीचे ठंडा किया जाएगा तब सुपर कंडक्टर अवस्था को प्राप्त कर लेता है और पदार्थ भी पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की अवस्थिति को दिखाता है और इसी को हम माइजनर प्रभाव भी कहते हैं, यानी कि माइजनर इफेक्ट भी कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसी भी पदार्थ को कौन सा ऐसा तापमान होगा, क्रांतिक तापमान, जिसके नीचे अगर हम ठंडा करेंगे तो वो जो है कि सुपर कंडक्टिविटी के रूप में काम कर पाएगा। अब इसके लिए अगर हम बात करें कि अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी की घटना की खोज 1911 में हेइके कैमरलिंग ओन्स ने की थी। सुपर कंडक्टिविटी के केवल बहुत कुछ तापमान अर्थात शून्य से -250 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही प्राप्त की जा सकती है। अब सोचो आपके रूम का टेम्परेचर माइनस में अगर चला गया तो आपके रूम में हर एक वस्तु जम जाएगी और वो लोग क्या कह रहे हैं कि LK99 क्या था, रूम पे ही जो है कि सुपर कंडक्टिविटी दिखा सकता है। ये तो गलत है। सुपर कंडक्टिविटी के लिए कम से कम तापमान कैसा होना चाहिए, शून्य से -250 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जैसे सामान्यतः आप कह सकते हो पारा, सीसा, एल्यूमिनियम, टीन, नाइओबियम, ये सभी ऐसे पदार्थ हैं कि क्रांतिक तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी का गुण को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आपके रूम में सुपर कंडक्टिविटी का काम नहीं करते क्योंकि रूम का जो टेम्परेचर होता है वो इतना नीचे नहीं जा सकता है। आप शून्य प्रतिरोध कैसे प्राप्त कर सकते हो भाई, क्रिस्टलीय ठोस से सामान्य परिस्थितियों में क्रिस्टलीय ठोस से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिरोध का बाधा का सामना करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, ये बाधा पड़ रही है बीच में, ठीक है, इन बाधाओं का प्रयोग करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है कि अभी कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। लेकिन जब तापमान एक क्रांतिक स्तर से कम हो जाता है अर्थात क्रांतिक स्तर से कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन आपस में शिथिल बंधन से युग्मित हो जाते हैं और उन्हें कूपर युग्म कहते हैं, ये वाले, ठीक है, इन्हें कूपर युग्म कह देते हैं। और कूपर युग्म में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टलीय जालीनुमा संरचना में कंपन से प्रभावित नहीं होते और ऐसे में क्रिस्टलीय जो है कि ठोस बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते रहते हैं और वो सुपर कंडक्टिविटी और शून्य प्रतिरोध के गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी, जो सुपर कंडक्टिविटी की बात है वो क्या कहती है भाई, कमरे के तापमान वाला जो सुपर कंडक्टर है ये एक ऐसा पदार्थ है जो ऑपरेटिंग तापमान अर्थात सुपर कंडक्टिविटी गुण प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 डिग्री केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का तापमान ऑपरेटिंग तापमान होता है। कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी की प्राप्ति के लिए कई अन्य पहलुओं पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अत्यधिक दाबपूर्ण स्थितियों का निर्माण कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है घर में या कमरों के तापमान में, तो तब जाकर सुपर कंडक्टिविटी हो सकती है। और उच्चतर तापमान पर कूपर युग्म नहीं बन पाते, इसलिए तापमान को हमेशा कम करना पड़ेगा ताकि कूपर युग्म बन पाए और जिसकी वजह से वो बिना बाधा रहित होकर जो है कि अपना इलेक्ट्रॉन्स का और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करें और सुपर कंडक्टिविटी का गुण दिखाएं, शून्य प्रतिरोध हो जाए। तापीय ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है कमरे के तापमान में, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कूपर युग्म बना पाना और इस ऊर्जा अवरोध को दूर कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए जो कमरे का तापमान होता है उससे बहुत कम जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा कूपर युग्म बन पाएगा, तभी हम जो है कि सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर जब सुपर कंडक्टिविटी की बात हो ही रही है तो जरा सेमीकंडक्टर की भी बात कर लेते हैं। क्या होता है भाई अर्धचालक? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना की सिफारिश की है। यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विशिष्ट विद्युत गुण होते हैं और यह कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर के रूप में आप अर्धचालक कहते हो, कंडक्टर को सुचालक कहते हो और इंसुलेटर को कुचालक कहते हो। इनके बीच चालकता वाले पदार्थ होते हैं। जो अर्धचालक होते हैं वो चालक और कुचालक इन दोनों के बीच में होते हैं, मतलब कि वो कुचालक की तरह भी व्यवहार करते हैं और चालक की तरह भी व्यवहार करते हैं। इसमें मुख्य रूप से डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इंटीग्रेटेड चिप हो गई, दूरसंचार उपकरण हो गए, इनके सहित इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अन्य उत्पादों के रूप में सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। और सेमीकंडक्टर पार्क हमारे यूपी में बन रहा है, जबकि सेमीकंडक्टर पॉलिसी को सबसे पहले गुजरात में लागू किया और वहाँ पे सेमीकंडक्टर यूनिट को भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है।
अब इसके बाद अगर हम बात करें दुर्लभ भू धातु या भू तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसको री कहेंगे हम लोग, री करके हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे अगर आगे देखेंगे तो। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 15 दुर्लभ भू तत्वों के एक बड़े भंडार खोजे हैं। मतलब क्या है कि आंध्र प्रदेश में जो स्थित है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, इसने आंध्र प्रदेश के ही अनंतपुर जिले में 15 दुर्लभ भू तत्वों की खोज की है। और इसके बारे में अगर हम जान लें तो री को दुर्लभ भू ऑक्साइड भी कहा जाता है। री मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चांदी के जैसे सफेद 17 नरम भारी धातुओं का एक समूह है और ये आवर्त सारणी में एक साथ प्राप्त होते हैं। अब जैसे इनमें अगर आप देखोगे मुख्य रूप से स्कैंडियम है, यट्रियम है और 15 जो है कि लेंथेनाइट तत्व हैं जो इस तरीके के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है आपका दुर्लभ भू तत्व। इसमें अगर आप देखोगे री के सभी तत्व धातुएं होती हैं और इनमें कई समान गुण होते हैं और इस वजह से अक्सर भूगर्भिक निक्षेपों में एक साथ प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि एक ही जगह पाते हैं, उनके एक समान गुण होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें री का, तो री का उपयोग यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग अति आधुनिक टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, सेलफोन में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिक वाहन में, इलेक्ट्रिक उपकरणों में व्यापक रूप से किया जाता है क्योंकि इन तत्वों में ल्यूमिनेंसेट यानी कि जो चमक होती है वो भी और उत्प्रेरक गुणों की वजह से इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। तो इसमें ये तत्व देखने को मिलते हैं, चमकदार देखने को मिलते हैं। अब इसी में अगर आप वेनेडियम की बात करोगे तो इंडियन जूलॉजिकल सर्वे अर्थात कि GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में खंभात की खाड़ी में वेनेडियम की खोज की है। कहाँ पे की है? गुजरात की खंभात खाड़ी में। और वेनेडियम एक क्रिटिकल मिनरल के तौर पे माना जाता है। इससे संबंधित और भी अगर आप जानकारी देखोगे तो वेनेडियम के लिए जो प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है टाइटैनोमैग्नेटाइट जो कि वेनेडियम का एक प्राथमिक स्रोत है। दुनिया का 88% वेनेडियम टाइटैनोमैग्नेटाइट से ही प्राप्त होता है। और जब ये पिघला हुआ लावा तेजी से ठंडा हो जाता है ना, तब टाइटैनोमैग्नेटाइट का निर्माण होता है और वहीं पर वेनेडियम भी प्राप्त होता है। कौन सा लावा? जब पिघला हुआ लावा तेजी से ठंडा हो जाता है बाहर निकलकर, तो वहां पे टाइटैनोमैग्नेटाइट का निर्माण होता है जिसमें वेनेडियम मिलता है। यह पहली बार है कि भारत के अपतटीय यानी कि ऑफशोर तलछट में वेनेडियम की मौजूदगी का पता लगाया गया है। जबकि अगर आप और भी जानकारी रखोगे कि यह भारत सरकार द्वारा 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल किया गया है और यह भूपर्पटी में तो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। जैसे अगर आप देखोगे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो भूपर्पटी में मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा में वेनेडियम के भंडार प्रमुख राज्य हैं और 2021 में अरुणाचल प्रदेश में भी है। लेकिन आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि गुजरात का है, तो गुजरात इसलिए पहली बार हुआ क्योंकि अब तटीय यानी कि तटीय क्षेत्रों में देखने को मिला, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश इनके जमीनी भाग में देखने को मिला, तट के किनारे देखने को नहीं मिला था। इसीलिए चर्चा में आ गया है। और शायद और उपलब्धता क्या है कि यह शायद ही कभी प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में मिलता हो, ये बल्कि मैग्नेटाइट, वेनाडाइनाइट और कार्नोटाइट, पेट्रोनाइट सहित लगभग 65 अलग अलग खनिजों में ये पाया जाता है, अलग अलग खनिजों में पाया जाता है। यह बॉक्साइट व जीवाश्म ईंधन के भंडार से भी प्राप्त होता है, यह बॉक्साइट और जीवाश्म ईंधन के भंडार से भी प्राप्त होता है। और मुख्य रूप से यह खनन किए गए लौह अयस्क, कार्बन युक्त सेल, फाइलाइट्स और स्टील स्लैग से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से जो लौह अयस्क खनन किया जाता है, कार्बन युक्त जो सेल होती है, फाइलाइट्स होती है, स्टील स्लैग होती है, वहां से प्राप्त होता है। और साथ ही साथ ये कोयला, क्रूड ऑयल, सेल ऑयल, टार सैंड्स आदि कार्बनिक पदार्थों के अंतिम उत्पादों में भी मिलता है। अब यहाँ पे वेनेडियम की बात करेंगे कि इसका उपयोग क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि परमाणु रिएक्टर के अंतर्गत ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के संबंध में गुण कम कर सकता है, मतलब कि न्यूट्रॉन को अवशोषित करके उसकी स्पीड को कम कर सकता है। और उत्प्रेरक के रूप में वेनेडियम यौगिकों का उपयोग रसायनों, प्लास्टिक और अन्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है, प्रोडक्शन के रूप में। औषधि उपयोग को देखेंगे तो प्री डायबिटीज और डायबिटीज के इलाज में भी किया जा सकता है। और अन्य उपयोग में एरोस्पेस, विमानन, स्टील उत्पादन में एक मिश्र धातु के रूप में किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही मजबूत धातु और हल्की धातु के रूप में होती है। अगर यहाँ पे एक आंकड़ा बताते हैं वेनेडियम के भंडार के बारे में, तो ब्राजील दुनिया में वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक है। कुल विश्व निर्यात का लगभग 1/4 होता है। उसके बाद रूस और दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है। अगर हम बात करें 2022 के आंकड़े के अनुसार, तो दुनिया में वेनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास है और चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है। और भारत की स्थिति हमने बताई दी।
अब आगे हम जरा वेनेडियन के और भी बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या कह रहा है। स्टील उत्पादन में एक मिश्र धातु तत्व में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे स्टील की मजबूती, कठोरता और ऊष्मा प्रतिरोध को ये बढ़ा देता है। अर्थात कि ऊष्मा के प्रतिरोध को भी बढ़ाता है, इसकी कठोरता को बढ़ाता है, इसकी मजबूती को भी बढ़ाता है। तो इसका भौतिक गुणधर्म क्या है कि मानक परिस्थितियों में भी यह सख्त व चांदी जैसे धूसर रंग की धातु होती है। ये बहुत अधिक तन्य होती है, यानी कि इलास्टिसिटी बहुत होती है, इससे पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं और ये आघात वर्धक भी होती है, कितनी भी प्रकार की चोट को सहन कर सकता है। और इससे पतली पतली सीट्स भी बनाई जा सकती है जो कि जंग रोधी धातु भी होती है। और कमरे के तापमान पर ये जल या ऑक्सीजन के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता। अर्थात अगर आप कमरे में रखोगे भी वेनेडियम को तो ये किसी भी प्रकार की जल या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रयोगशाला में निर्मित हीरे। अब प्रयोगशाला में जो निर्मित हीरे किए गए इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला, यानी कि राष्ट्रपति की जो पत्नी होती हैं वो प्रथम महिला कहलाती हैं, उनको 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली प्रयोगशाला में निर्मित किया गया हीरा भेंट किया, जो कि खनन के माध्यम से अगर आप हीरा निकालोगे तो जो माइनिंग होगी उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, प्रदूषण होगा। लेकिन इन्होंने जब लैब में तैयार किया तो ये एक तरीके से इको फ्रेंडली है और किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। 7.5 कैरेट का दिया है, तो इसी को कहते हैं लैब ग्रोन डायमंड, जिसको हम एलजीडी कहते हैं, यानी कि लैब में तैयार किया गया डायमंड। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि एलजीडी के बारे में क्या होता है। एलजीडी के बारे में, एलजीडी एक शुद्ध कार्बन के क्रिस्टलीकरण के माध्यम से कृत्रिम तरीके से निर्मित हीरे हैं और भौतिक और रासायनिक गुण प्राकृतिक हीरे के समान ही है। अर्थात एक शुद्ध कार्बन के क्रिस्टलीकरण के माध्यम से तैयार किया गया कृत्रिम तरीके से, और अगर हम इसके गुणों की बात करें तो प्राकृतिक हीरे की तरह ही है। इसमें कठोरता भी है, मजबूती के कारण ये आमतौर पर उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ कटर्स, कठोरता और मजबूती की आवश्यकता वाले अन्य उपकरणों और मशीनों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसको उत्पादित करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपके पास हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डेवलप करो, तब जो है कि आप उच्च तापमान और उच्च दाब पर इसको तैयार कर पाओगे, जिसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। दूसरा, आप रासायनिक वाष्प निक्षेपण विधि कर सकते हो, या फिर सरकार ने एक और मेथड दिया है कि एलजीडी लैब ग्राउंड डायमंड पर लगने वाले 5% टैक्स को समाप्त कर दिया है। अर्थात सरकार लगातार चाहती है कि अब ये भी लैब ग्रोन डेवलप जो डायमंड है उनका विकास किया जाए। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो प्राकृतिक हीरे होते हैं और जो लैब में तैयार किए थे इनमें अंतर क्या है कि जो प्राकृतिक हीरे होते हैं इनमें अशुद्धियां पाई जाती है और स्ट्रेंथ होते हैं, जबकि लैब में तैयार किए गए गंदगी और अशुद्धि नहीं पाई जाती। लैब में तैयार किए गए ये किफ़ायती होते हैं, जबकि प्राकृतिक वाले महंगे होते हैं क्योंकि इनका खनन करना मुश्किल होता है। और लैब में तैयार किए गए ये बहुत कम या बिना किसी पर्यावरणीय क्षति के बनाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक हीरों का जब खनन करोगे तो इससे जल प्रदूषण बढ़ने का जो है कि संकट बढ़ सकता है। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे जायंट मैग्नो रेजिस्टेंस, ये कुछ खास टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जो है कि बस नोबेल पुरस्कार विजेता थे आंद्रे गिम, इन्हीं के मतलब टॉपिक को देखते हुए फिर मैंने ग्राफीन कमरे के तापमान पर, तो इसलिए बस मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि आप इसे पढ़ सकते हो। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था जो मुझे लगे। अगर ग्राफीन के बारे में पूछना चाहिए इसे तो मैं ग्राफीन को आपको बता दूंगा, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के अपरूपक होते हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है जैसे कि ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपरूप होता है जो कि कार्बन परमाणुओं की एकल परत होती है, मधुमक्खी के षटकोणीय छत्ते जैसे जाली में कसकर बंधे होते हैं। जैसे अगर आप कुछ इस तरीके से देखोगे तो ग्राफीन की संरचना कुछ इस तरीके से होगी। देखो मैं ग्राफीन की संरचना आपको बनाता हूँ, तो कुछ इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। आप इस तरीके की संरचना को आपने देखा भी होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। तो ये ग्राफीन की संरचना होती है जो मधुमक्खी के षटकोणीय छत्तेदार होती है और आपस में कस के बंधे होते हैं, और ये सामान्यतः इसे ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है। किससे? ग्रेफाइट से। इसका उपयोग आप ऊर्जा के तौर पे सौर सेल, ईंधन सेल, सुपर कंप्यूटर में कर सकते हो, सेंसर, बायो सेंसर आदि में कर सकते हो, या फिर जैव चिकित्सा में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। भारत के अंतर्गत जो पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर था वो केरल में स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे? केरल में। और यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफाइट की बात करें, ग्रेफाइट की, तो एक क्रिस्टलीय कार्बन का एक प्राकृतिक रूप होता है, कार्बन के सामान्य अपरूपों के रूप में पाया जाता है। ये ऊष्मा का और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ये ध्यान रखना कि ग्राफीन हो या ग्रेफाइट ये सुचालक माने जाते हैं, जिसमें पेंसिल, स्नेहक, पॉलिश, बैटरी, परमाणु रिएक्टरों के कोर में भी इसका प्रयोग किया था ग्रेफाइट का। अब यहाँ पे रेडियो मैट्रिक डेटिंग कुछ मुझे खास नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति के बारे में बात करेंगे, यानी ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी फॉर रोबोटिक्स, अर्थात कि नेशनल मतलब कि स्ट्रेटजी फॉर रोबोटिक्स की बात करेंगे। तो इसमें क्या किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति का एक मसौदा जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत रोबोटिक तकनीक में रोबोट का डिजाइन किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, संचालन किया जाएगा, उपयोग भी शामिल किया गया है।
मुख्य रूप से इन्होंने कई प्रकार के वर्गीकरण किए, जैसे एक तो हम औद्योगिक रोबोट तैयार करेंगे जो इंडस्ट्री में काम करेगा, एक हम सर्विस रोबोट को तैयार करेंगे जो होटल वगैरह में या रेस्टोरेंट में या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे सर्विस दे सकेगा, साथ में एक हम चिकित्सा रोबोट तैयार करेंगे जो पेशेंट है उनकी केयर कर सकेंगे, केयर करने के साथ साथ उनको दवा वगैरह भी टाइम टू टाइम अपडेट करा पाएंगे कि आपको दवा लेनी है इस समय, ये सारी चीज़ें। और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि माइटी, ये कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और 2 स्तरीय जो संस्थागत ढांचा होगा। तेलंगाना स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। तेलंगाना क्या है? स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला ये देश का पहला राज्य है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और फिर आगे देखते हैं हाइब्रिड नैनो कणों का डेवलपमेंट। ये कुछ खास नहीं था, बस मैंने अंडरलाइन कर दिया कि आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो जहां से प्रश्न बन रहे हैं वहां पे मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, लेकिन जहां पे प्रश्न नहीं बन सकते हैं या जहां पे चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर अगर आप टॉपिक नहीं भी पढ़ा रहे हो तो कम से कम उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिए कि ताकि हम उसे पढ़ लें। क्योंकि हिंदी मीडियम में सबसे बड़ा एक कीड़ा क्या है? ये कीड़ा होता है कि हम सब कुछ पढ़ लें और सब कुछ पढ़ने के चक्कर में जो कोर एरिया होता है जिसको बार बार रिवीजन करना चाहिए वो चीज़ छूट जाती है। ठीक है, तो आपका मन करेगा तो आप इसे पढ़ सकते हो। अब चलते हैं सफेद फास्फोरस। ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष हो रहा था गाजा पट्टी वगैरह को लेकर। तो जो ह्यूमन राइट वॉच संस्था जो है एनजीओ के तौर पे काम करती है, इसने देखा कि हमास के साथ संघर्ष में इजराइल ने गाजा और लेबनान पर सफेद फास्फोरस बम का प्रयोग किया है। तो सफेद फास्फोरस कैसा होता है? ये एक मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। तीखी और लहसुन जैसी गंध भी इसके अंतर्गत आती है। क्या आती है? तीखी और लहसुन जैसी गंध। सेना द्वारा अलग अलग प्रकार के गोला बारूद के रूप में पाए जाने वाला अभिकारक के रूप में होता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही हवा में स्वतः ही आग पकड़ लेता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सफेद फास्फोरस जैसे ही हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा ये तुरंत हवा में आग पकड़ लेगा। इसका मुख्य रूप से उर्वरक, फूड एडिटिव यानी कि फूड में मिलाने के लिए, जो उसके मतलब टेस्ट वगैरह को बढ़ाने के लिए, सफाई करने वाले यौगिकों के रूप में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसके संपर्क में आने पर त्वचा गंभीर रूप से जलने लगती है और जल्दी ठीक भी नहीं होती है। हालांकि सफेद फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल पर प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन नागरिक क्षेत्रों पर अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हो तो इसे युद्ध अपराध माना जाएगा। और हमास एक नागरिक क्षेत्र था, इसलिए वहां पर यह बताया गया ह्यूमन राइट वॉच के द्वारा कि ये इजराइल ने गलत किया है। इस तरीके की बातें यहाँ पर आती हैं। फिर यहाँ पे आगे देख लेते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को स्थानीय टेंटलम की बात कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब में सतलज नदी की रेत में टेंटलम धातु की खोज की गई है। यह एक दुर्लभ धातु है जो ग्रे रंग की धातु है, जो कि भारी भी है, तन्यता युक्त है और बहुत कठोर भी है। उच्च संक्षारण प्रतिरोधी धातु है, यानी कि इस पे कितनी भी बारिश करा दो, कितनी भी एसिड रेन करा दो, ये संक्षारण नहीं होगी, यानी इसका जो है कि विघटन नहीं होगा, या यूं कहें कि इसमें किसी प्रकार की जंग नहीं लगेगी। और 150 डिग्री सेल्सियस से कम तक के तापमान पर रासायनिक हमलों का भी कोई प्रभाव नहीं हो सकता इस पे। और इसका गलनांक भी बहुत ही उच्च होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हवाई जहाज, बायोमेडिकल्स ऐसे उद्योगों में इसका प्रयोग किया था। और गलनांक उच्च और लागत कम होने की वजह से हम इसे प्लैटिनम के विकल्प के रूप में देख सकते हैं। किसके विकल्प में? प्लैटिनम के विकल्प में। अब यहाँ पे हम हाइपरलूप की बात करेंगे। हाइपरलूप अगर आपने इमेज वगैरह में देखा होगा या नहीं देखा है तो गूगल कर लेना। जैसे आप देखोगे कि एक ट्यूब के अंदर एक मेट्रो ट्रेन गुजर रही हो, जैसे आप दिल्ली की मेट्रो को देखोगे तो कई बार ऐसा होता है वो हाइपर लूप की तरह ही काम करती है। कई बार मेट्रो स्टेशन पे अगर आप बैठोगे तो ऊपर बाहर जो है कि आपको सब लोग दिख रहे हैं, सारी पब्लिक बिल्डिंग वगैरह दिख रही है, लेकिन अचानक चलते चलते क्या होता है वो अंडरग्राउंड चली जाती है और वहां पे ट्यूब की तरह काम करती है। इसका मतलब है कि एक तरीके से इसमें एक ऐसी ट्रेन गुजारी जाएगी जो ट्यूब के अंदर चलेगी। और ये कैसे चलेगी इसको देख लेते हैं। तो टाटा स्टील, ध्यान देना क्या लिख रहा है कि टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप ने हाइपरलूप तकनीक के विकास पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए समझौता किया। ये TUTR क्या है? ये हाइपरलूप की जो स्टार्टअप कंपनी है, ये IIT मद्रास में संचालित एक डीप टेक स्टार्टअप कंपनी के रूप में जानी जाती है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर आप देखोगे कि हाइपरलूप यात्रियों एवं कार्गो के लिए प्रस्तावित एक अल्ट्रा हाई स्पीड युक्त जमीनी परिवहन प्रणाली और जमीन पर, जो कि 700 मील प्रति घंटे की स्पीड से जा सकती है। एक घंटे में 700 मील, 700 किलोमीटर नहीं कह रहा हूँ, 700 मील कह रहा हूँ, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करके खुद देख लेना। हाइपरलूप की जो अवधारणा थी वो एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स और अन्य कंपनियों ने प्रचारित किया, जिसमें 3 घटक चाहिए होते हैं। एक होता है ट्यूब, एक होता है पॉड, एक होता है टर्मिनल। ट्यूब क्या होता है?
एक बड़ी सी ट्यूब होती है जो कि पॉड के आने जाने वाले मार्ग को छोड़कर पूरी तरह से बंद व कम दबाव वाली तकनीक के रूप में काम करता है, अर्थात वैक्यूम ट्यूब होता है। ठीक है, जहां पे लंबी सुरंगें होती है। समझता है पॉड क्या होता है? एक कोच होता है। कोच का मतलब एक मतलब ट्रेन का डिब्बा टाइप का होता है, जिसमें वायुमंडलीय दाब के बराबर इसको दाब बनाया जाता है, जिसमें आराम से व्यक्ति रह सकता है। और टर्मिनल पॉड क्या होता है? जहां पे इसका आगमन और प्रस्थान होता है, अर्थात एक स्टेशन की तरह ये काम करती है। इसके प्रॉफिट्स क्या होंगे? तो आप देखोगे इसके तहत बहुत तेज गति से विमान से लगभग 2 गुना गति से हम परिवहन हो सकता है, यानी कम समय में आदमी जो है कि कहीं भी जा सकता है। फिर विमान को जो है कि कोई प्रेफर ही नहीं करेगा। इसमें बिजली की खपत भी बहुत कम होती है। और दीर्घकालिक नजरिए से देखें तो ये परिवहन प्रणाली की लागत कम है। हालांकि इसकी प्रारंभिक लागत तो अधिक हो सकती है, लेकिन एक बार अगर डेवलप हो गई तो सोचो आदमी का, व्यक्ति का कितना जो है कि समय बचेगा। और आज के समय में टाइम इज मनी, अगर समय बच रहा है तो अगला आदमी दूसरे काम में करके पैसे को कमा सकता है। खराब मौसम वाली परिस्थितियों में भी इसका संचालन बाधित नहीं होता। जबकि खराब मौसम होता है, आंधी तूफान होता है, तो क्या होता है? सामान्यतः एयरपोर्ट की सारी फ्लाइटें सस्पेंड कर दी जाती है, रोक दी जाती हैं, डिले कर दी जाती हैं। या जाड़े वगैरह में आप देखोगे तो ट्रेनें जो है कि डिले हो जाती है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे डिले चलती हैं। लेकिन इसमें जो है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो थे दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे हम लास्ट में चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो मिशन है, अंतरिक्ष के मिशन जो कि इसरो के द्वारा जो संचालित किए गए, पहले हम उसे पढ़ेंगे, फिर नासा के द्वारा जो संचालित किए गए, फिर हम उसे पढ़ेंगे। अब जैसे बहुत सारे मिशन मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, इसरो के द्वारा जैसे एक मिशन छोड़ा गया है एस्ट्रोसेट के बारे में हम जान लेते हैं। एस्ट्रोसेट क्या है? इसने गामा रे बर्स्ट परिघटना का सफलतापूर्वक पता लगाया और एस्ट्रोसेट द्वारा पता लगाई गई है 600वीं जीआरबी घटना है। यानी इससे पहले और भी कई अलग अलग मिशनों के द्वारा पता चला होगा, लेकिन जब एस्ट्रोसेट ने पता लगाया तो ये 600वीं जीआरबी घटना थी, अर्थात गामा रे बर्स्ट। ये खगोल विज्ञान के अध्ययन को समर्पित पहला भारतीय मिशन था। इसरो ने पहली बार ऐसा एस्ट्रोसेट भेजा जो कि गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करेगा, जिसके अंतर्गत क्या उद्देश्य था कि न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स वाली जो बाइनरी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना है कि कैसे हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम दूसरा देख लें RLV-LEX जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन होता है, इसको हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, हमने कल की क्लास में पढ़ा है इसको ऑलरेडी। फिर इसी तरीके से आप PSLV के बारे में बात करोगे तो ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा, या फिर आपको मैंने अभी जो जनवरी से मार्च तक का था करंट अफेयर उसमें मैंने पढ़ा दिया था, तो इसको भी मैंने बता दिया था। यहाँ पे हम निसार की बात कर लेते हैं। निसार का मतलब था नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है ये उपग्रह है जो 2024 में प्रक्षेपित करने की योजना बनाई जा रही है। जिसमें अगर आप देखोगे निसार एक अंतरिक्ष वेधशाला है जो कि पृथ्वी की लियो मतलब कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, और ये 12 दिनों में एक बार पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाएगा। पूरी पृथ्वी का चक्कर 12 दिन में लगाएगा। नासा और इसरो ने इसे संयुक्त रूप से डेवलप किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इकोसिस्टम, संसाधन उपयोग पर जानकारी प्रदान करना, आपदा प्रबंधन और क्रायोस्फीयर की निगरानी करना, जो तुषार मंडल होते हैं, ग्लेशियर वगैरह होते हैं उनकी। तो मुख्य रूप से जैविक घटकों के साथ साथ वायु पर्यावरण पे फोकस करेगा ज्यादातर निसार। अब PSLV C56 कुछ खास नहीं था। अब हम चलते हैं आगे नासा के द्वारा जो प्रमुख मिशन छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि नासा भी बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने इसरो पढ़ लिया, अब नासा पढ़ लेते हैं। बस अगले 5 मिनट में जो है कि आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की फुल फॉर्म है। नासा ने अभी मार्च 2020 जो है कि लॉन्च किया। इसके बारे में जानते हैं। नासा के परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर विविध कार्बनिक पदार्थ मिले हैं। क्या मिले? मंगल ग्रह पर विविध कार्बनिक पदार्थ मिले हैं। यह रोवर मार्च 2020 मिशन का एक भाग है, और यह मंगल ग्रह की जो जेजेरा क्रेटर है ना, उसमें कार्बनिक अणु मिले हैं। तो पहले तो ये भी ध्यान रखना कि जो जेजेरो क्रेटर है ये किसकी है? मंगल ग्रह पर मिले हैं। और रोवर पर लगे जो शेरलॉक है, इसकी फुल फॉर्म है कि स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विद द रमन एंड ल्यूमिनेंस फॉर ऑर्गेनिक केमिकल्स। शेरलॉक नामक उपकरण की मदद से ये खोज रहा है सारे के सारे फैक्ट को। तो शेरलॉक कार्बनिक पदार्थों और खनिजों का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलेट लेजर प्रकाश का उपयोग करता है। साथ ही साथ ये केवल मार्स, फिनिक्स लैंडर, क्यूरियोसिटी रोवर ही ऑर्गेनिक कार्बन का अभी तक पता लगा पाए। जो क्यूरियोसिटी रोवर था और साथ में मार्स, फिनिक्स लैंडर, बस यही लोग जो है कि अभी तक पता लगा पाए। अगर हम बात करें कुछ और मंगल मिशनों की जो अलग अलग देशों ने भेजे हैं, तो भारत ने जो है कि मंगलयान मिशन भेजा था। कब भेजा था इसका आप ईयर बता देना जरा। USA ने मार्स रिकॉग्निशन आर्बिटर और मार्स ओडिसी भेजा था। चीन ने तियानवेन-1 भेजा था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो कि यूरोपीय यूनियन की है, मार्स एक्सप्रेस भेजा था। और संयुक्त अरब अमीरात ने होप भेजा था। ये अलग अलग मिशन है जो मंगलयान पे भेजे गए हैं। किस पे भेजे गए? मंगलयान पर। फिर यहाँ पे 2-3 थे जो मुझे कुछ खास नहीं लगे, आपको पढ़ना होगा पढ़ लेना। यहाँ पे हम पेस मिशन की बात करेंगे और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा, और बस इसी के बाद हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। पेस मिशन की बात करेंगे तो नासा 2024 में प्लैंकटन, एरोसोल,
क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च कर रहा है। इसी को पेस कहते हैं। पेस का मतलब क्या किया? पी से प्लैंकटन, ए से एरोसेल, सी से क्लाउड और ई से ओशन सिस्टम के इकोसिस्टम के बारे में बात करेगा। तो इसके बारे में हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि विश्व के वायुमंडल और महासागरों का एक संयुक्त पर्यवेक्षण करेगा। महासागर और वायुमंडल के बीच कार्बन डाइऑक्साइड के जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, इसको जानकारी एकत्र करेगा कि कैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड महासागर से छोड़ी जा रही है और कैसे महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी किया जा रहा है। और जो महासागर की सतह पर जो प्लैंकटन है ना, मतलब शैवाल वगैरह है, और वायुमंडल में जो एरोसोल है, इनका भी अध्ययन करने के लिए साथ ही साथ स्वास्थ्य पर जो जानकारी मिलेगी वो भी हम कलेक्ट करेंगे। तो ये एक पेस मिशन छोड़ा जा रहा है और ये नासा 2024 में छोड़ रहा है। ये यहाँ पर, अच्छा ये अभी रह गया दोस्तों, ये अभी रह गया है अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ जो भेजा जा रहा है। जैसे आप यूक्लिड मिशन को देखोगे तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसको भेज रही है, जो कि ESA द्वारा यूक्लिड मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जो क्या करेगा? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ब्रह्मांडीय रहस्यों का अध्ययन करेगा। साथ ही साथ अरबों आकाशगंगा, जितनी भी आकाशगंगा है अरबों की संख्या में, इसका ब्रह्मांड का एक 3D मानचित्र भी तैयार करेगा। क्या करेगा? 3D मानचित्र भी तैयार कर देगा। और इसमें एक परावर्तक टेलीस्कोप से लैस किया गया इसको, और सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 2 पर स्थापित किया गया, लैग्रेंजियन बिंदु। और अभी हमने एक आदित्य L1 को भेजा था। L1 का मतलब था जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 होता है वहां पर स्टैब्लिश किया गया था, और ये सूर्य की निगरानी करेगा, यानी सूर्य के बारे में जानकारी लेगा। कैसिनी मिशन की बात करेंगे तो इसको नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी और इटली की जो स्पेस एजेंसी है, इन तीनों ने संयुक्त रूप से भेजा है, जो कि कैसिनी अंतरिक्ष यान ने एनसेलेलाइट्स के उष्ण जल के स्रोतों, जो गीजर होते हैं, इसमें फास्फोरस की खोज की है। फास्फोरस को DNA के निर्माण का एक प्रमुख घटक भी माना जाता है। और ये जो एनसेलाइट्स है, मतलब एनसेलॉड्स है, ये शनि ग्रह का एक चंद्रमा यानी उपग्रह है, और ये मुख्य रूप से बर्फीला चंद्रमा है। ठीक, तो ये चीज हो गई आपको कैसिनी। फिर वहीं सोफिया की बात कर लो तो भाई इसको जर्मन और नासा इन दोनों के एरोस्पेस सेंटर ने संयुक्त रूप से छोड़ा है, और ये सोफिया एयरबोर्न वेधशाला के माध्यम से शुक्र ग्रह के वायुमंडल का एटॉमिक ऑक्सीजन का पता करेगा। अर्थात सोफिया किसके लिए छोड़ा गया? शुक्र ग्रह के लिए छोड़ा गया है, अर्थात मरकरी के लिए छोड़ा गया है। सॉरी, मरकरी तो बुध होता है। सोफिया दुनिया की सबसे बड़ी एयरबोर्न खगोलीय वेधशाला भी है और समताप मंडल में संचालित होगी। फिर लास्ट है आपका तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि चीन ने लॉन्च किया है। सेंझाउ 16 अंतरिक्ष यान के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, जिसमें एक सिविलियन भी रहेगा, ये तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाया जाएगा। तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ ही अब मैं आपको कल से एनवायरनमेंट की भी क्लास कराऊंगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैं जब आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो अधिक से अधिक, ताकि ये जो कंटेंट है ये सही मायने में सही लोगों तक पहुँच सके, जो सीरियस एस्पिरेंट है और विजन IAS की मैगजीन को नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपके जानने में बहुत सारे दोस्त होंगे, उनके साथ शेयर किया करो। हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो आपस में शेयर नहीं करते, कंपटीशन आपस में ही करते हैं, और जिसकी बाजी इंग्लिश मीडियम वाले आराम से फाइट कर ले जाते हैं। इसीलिए हमारे UPSC में हिंदी मीडियम का सिलेक्शन 2023 में केवल 45 हुआ, लगातार गिरता जा रहा है, और हमें इंग्लिश मीडियम के साथ चुनौती सबसे अधिक मिलती है। तो इसी सब चीज़ों के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।